हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 8। ये आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और इसके अंदर डी ब्रोगली और ये सारी चीजें इसके अंदर रहेंगी। लास्ट ईयर का ट्रैक रिकॉर्ड ये इसमें से 2 प्रॉब्लम आए थे, ठीक है ना। उस जैसे प्रॉब्लम तो मैंने खैर रखे ही रखे हैं। बाकी मोर ओवर आप इसमें से एक्सपेक्ट करो कि जनरली जैसे लॉजिकल बेस्ड प्रॉब्लम आते हैं तो वो काफी सारे आपको आज के लेक्चर के अंदर मिलेंगे। न्यूमेरिकल जो होता है अगर इस चैप्टर से आता है तो कंपैरेटिवली इजी रहता है, ठीक है ना, क्योंकि वो सिर्फ आइंस्टीन की इक्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, वो भी आपको मिलेगा। कुछ मैंने नए न्यूमेरिकल इंटेंसिटी के ऊपर रखे हुए वो भी आपको मिलेंगे। डी ब्रोगली के अंदर डेविसन जर्मर के ऊपर एक्सपेरिमेंट के ऊपर न्यूमेरिकल है, वो भी आज के लेक्चर के अंदर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो मोरओवर टॉपिक आसान है, बट इसके अंदर आप जितना लॉजिकल थिंकिंग बेस्ड प्रॉब्लम का सेक्शन आप अटेम्प्ट करोगे उतना आपका इसका एग्जाम में नंबर सिलेक्ट करने का चांस, नंबर सिक्योर करने का चांस मैक्सिमम होगा, ठीक है ना, गलती कम से कम होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड तो यही है कि चैप्टर से बहुत आसान सी चीजें रहने वाली हैं, ठीक है ना, बट फिर भी हम अच्छे लेवल तक इसके अंदर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिर प्रैक्टिस शीट और सिमिलरली टेस्ट में, आज के टेस्ट में भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 प्रॉब्लम एक्सपेक्टेड रहते हैं, तो मैं चाहता हूं आप पूरे के पूरे दोनों टेस्ट के प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर लो, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बेसिक एक बार थ्योरी रिवाइज करते हैं। तो फोटोन थ्योरी, लास्ट ईयर फोटोन थ्योरी पे क्वेश्चन आया ही था, जिसमें वो सन की एनर्जी दे रखी थी और नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड वगैरह कुछ पूछे गए थे। तो वैसा प्रॉब्लम आपको आज के लेक्चर में मिल जाएगा। अच्छा, इसकी थ्योरी आज कुछ एनसीईआरटी का पोर्शन भी है, तो मैंने कुछ एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम भी आपके लिए रखे हुए हैं जो जनरली डी ब्रोगली के हैं। थ्योरी का सेक्शन रखा हुआ है जो जनरली फोटो इलेक्ट्रिक का है। तो कुछ काम की चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल पहले फोटोन थ्योरी समझ लेते हैं। फोटोन रेस्ट मास 0 होता है, ठीक है ना, रेस्ट मास 0 होता है। अब यहां एक पेज फंसता है। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि रेड लाइट, ठीक है ना, या रेड कलर के फोटोन का मास बताओ, तो अब यहां बहुत से स्टूडेंट पंगे में पड़ जाएंगे कि रेड कलर के फोटोन का मास हमने तो पढ़ा था मास 0 होता है, वो रेस्ट मास है जब वेलोसिटी 0, चलते हुए फोटोन का नहीं। तो अगर आपसे किसी पर्टिकुलर कलर के फोटोन का मास पूछा जाए वो 0 नहीं होता। वो निकालने का तरीका है, वो ध्यान से देखो। फोटोन की एनर्जी आप जानते हो एससी बाय लैम्डा होती है, ठीक है ना। आइंस्टीन के रिलेशन से ई को एमसी स्क्वायर डाला, यहाँ पे ई की वैल्यू एससी बाय लैम्डा डाली और मास आ गया, ठीक है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है। रेस्ट मास 0 होता है, बट अगर स्पीड ऑफ लाइट से वो ट्रैवल कर रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, तो मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जितनी कलर की वेवलेंथ ज्यादा होगी उस कलर के फोटोन का मास उतना कम होगा। तो इस पे कंसेप्चुअल प्रॉब्लम बन सकता है कि वॉयलेट कलर और रेड कलर में से कौन से फोटोन का मास ज्यादा होगा, कौन से फोटोन का मास कम होगा, ठीक है ना। ऑप्शन में वो जरूर डालेगा कि इसका मास 0 होगा, और बहुत से बच्चे जिन्होंने ये कंसेप्ट पढ़ा नहीं होगा वो 0 टिक जरूर करेंगे। तो मेरे ख्याल से अब आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरीके से फोटोन का मोमेंटम होता है, ये भी हम लोगों ने सीखा हुआ था, फॉर्मूला ई बाई सी या एच बाय लैम्डा होता है। तो जब फोटोन किसी मेटेलिक सरफेस से टकराता है तो टकराने पे उसका मोमेंटम चेंज होता है। चेंज इन मोमेंटम से फोर्स डेवलप होती है, फोर्स से प्रेशर डेवलप होता है। तो यहाँ रेडिएशन प्रेशर का सवाल बनता है, आज के लेक्चर में मिलेगा आपको। तो अगर हमें चेंज इन मोमेंटम निकालना हो तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो फोटोन टकरा रहा है वो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकरा रहा है या एब्जॉर्बिंग। अगर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस से नॉर्मली टकरा रहा है तो आपने लॉज ऑफ मोशन में भी किया हुआ है, गया वापस लौट करके आया, चेंज इन मोमेंटम हो गया 2e बाई सी। अगर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस से टकरा रहा है तो चेंज इन मोमेंटम हो गया e बाई सी। तो ये सिंपल तरीके हैं जिससे हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। फोर्स निकालना है तो टाइम से डिवाइड करके निकाल लेंगे। तो ये सारा सेक्शन यहाँ पर है। तो बहरहाल इसमें जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम होना शुरू हो जाएगा। तो पहला रिजल्ट आप देख रहे हो कि मोमेंटम ऑफ फोटोन का, फिर इंटेंसिटी आ जाती है। इसके बाद आप देखो जरा सिंपल सिंपल सा फॉर्मूले हैं हमारे पास कुछ, जैसे ये रहा फोर्स का फॉर्मूला। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय एन नंबर ऑफ फोटोन। तो एन नंबर ऑफ फोटोन जो फोर्स एक्सर्ट करेंगे वो डिपेंड कर रहा है कौन से सरफेस पर टकरा रहे हैं। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग पर टकराएंगे तो चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा 2e बाई सी या h बाय लैम्डा लिख लो, और n नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड टकरा रहे हैं तो टोटल फोर्स हो जाएगी n टाइम्स, ठीक है ना। इसी तरह अगर हमें परफेक्टली एब्जॉर्बिंग सरफेस दे रखा हो तो चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू h बाय लैम्डा हो जाएगी। तो बेसिकली बहुत सिंपल सा काम है, मैं एक बार वापस से आपको फेज 1 के फॉर्मूले बता दूं। तो चेंज इन मोमेंटम मैं परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग के लिए लिख रहा हूं 2e बाई सी या 2h बाय लैम्डा, ठीक है ना। छोटा सा सेक्शन है, ज्यादा देर का नहीं है। फोर्स अगर हम कैलकुलेट करें तो मान रहे हैं n नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड टकरा रहे हैं तो टोटल फोर्स हो जाएगी ट्वाइस n e बाई सी या फिर ट्वाइस n h बाय लैम्डा। अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर यूनिट एरिया हमें चाहिए होंगे। हम उसे फोटोन फ्लक्स पे बोलते हैं, फाई से डिनोट कर लेते हैं उसको, या स्मॉल एन या एन डैश से आप डिनोट कर लो, चॉइस आपकी है। तो प्रेशर के लिए क्या करना पड़ेगा, फोर्स पर यूनिट एरिया लाना पड़ेगा। तो ट्वाइस एन डैश कर लेता हूँ ई बाई सी
या ट्वाइस n डैश h बाय लैम्डा। तो बेसिकली जब इस पे हम न्यूमेरिकल देखेंगे तो मजा आएगा, खाली थ्योरी पढ़ लेने से कोई फील इसके अंदर नहीं आती। तो चलते हैं हम लोग थोड़ा न्यूमेरिकल का सेक्शन एक्सप्लोर करते हैं। अब देखो ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो ये एनसीईआरटी की है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर पहले टाइमर ले लेता हूँ, आपको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। इन एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को रखने के पीछे का लॉजिक है कि लास्ट ईयर इस जैसा ही प्रॉब्लम आपके 2020 के एग्जाम के अंदर आ गया था। तो दोनों छोटे छोटे न्यूमेरिकल है। आई थिंक मैं आपको 1 मिनट का टाइम इसमें आराम से दे रहा हूं, तो आप इसको अटेम्प्ट करो और चीजें कैलकुलेट करो। पहले प्रॉब्लम में बोल रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी इतना, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। पावर दे रखी है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन लाइट बीम, हाउ मेनी फोटोन पर सेकंड ऑन एन एवरेज आर एमिटेड बाय सोर्स। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड बाय सोर्स निकालने हैं, ठीक है। ज्यादा कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, आराम से मैनेज हो जाएगी। दूसरे प्रॉब्लम में आपको कैलकुलेट करना है हाउ मेनी फोटोन पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंटेड ऑन अर्थ पर सेकंड, ठीक है ना। नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटेड पर स्क्वायर मीटर पर सेकंड कैलकुलेट करना है, फोटोन फ्लक्स इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक थोड़ा सा टाइम लग रहा होगा आपको कैलकुलेशन में, बाकी ऐसा ऑप्शन होते तो आप जल्दी कर लेते, ठीक है ना। बट वो एनसीईआरटी का है तो ऑप्शन कहाँ से आएंगे आपके पास, तो मैंने एज इट इज वो सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स बोल लो उनको रखा हुआ है। तो इतना टाइम बहुत है इसके लिए, ठीक है ना। बस छोटा मोटा कैलकुलेशन का टूल है। बाकी आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, 2 प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल है, 2 मिनट का टाइम भी अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा कुछ खास नहीं कि 1 मिनट के अंदर ही करना, बट कोशिश करो जल्दी हो जाए क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन है। अब जैसे पहला प्रॉब्लम है, ये हमसे कह रहा है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमें लाइट की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6 × 10⁻14 हर्ट्ज, ठीक है ना। कुछ छोटी छोटी कैलकुलेशन की टिप्स मैं आपको देते जाऊंगा, उनको यूज करोगे तो थोड़े रिजल्ट जल्दी आएंगे, ठीक है ना। प्रोड्यूस बाय लेजर, पावर एमिटेड इज इतना, तो हमें पावर दे रखी है 2 × 10⁻³ वॉट, ठीक। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन द लाइट बीम, तो हमें एनर्जी निकालनी है फोटोन की लाइट बीम के अंदर। कैसे निकालोगे, तो तरीका बड़ा सिंपल सा है। पहले पार्ट का एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला हो गया h न्यू, ठीक है ना। वैल्यू डाल देते हैं h। अब प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 भी यूज कर सकते हो, 634, या 20/3 भी यूज कर सकते हो, मौका देख के चौका मारना है। तो फिलहाल मेरे को लग रहा है 20/3 रिजल्ट आसान देगा, इंटू 10⁻34। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 6 × 10⁻14, ये एनर्जी हमारे पास जूल में आ जाएगी। देख लो बहुत सिंपल है, ठीक है ना। ये यहाँ से कैंसिल हुआ, एनर्जी ऑफ फोटोन हमारे पास आ गई 40 × 10⁻20 जूल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ फोटोन। अब हमसे दूसरे पार्ट में क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी फोटॉन्स पर सेकंड आर एमिटेड बाय सोर्स। कैसे निकालेंगे, देखो पावर क्या होगी, पावर होगी एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये 1 फोटोन की होगी। ऐसे n फोटोन ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम या पर सेकंड अगर हमें निकालना है तो n/t का वैल्यू बहुत आसान सा हो गया, वो हो गया पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी। पावर को जनरली हम लोग इस चैप्टर में W से डिनोट करते हैं, पर ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जो मर्जी आए वो यूज कर लो। अब इसे अगर मैं सॉल्व करूं तो पावर की वैल्यू हमें दे ही रखी है क्वेश्चन में 2 × 10⁻³ एनर्जी की जगह आ गया 40 × 10⁻20, ठीक है ना। यहाँ से आप नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड इजीली निकाल सकते हो। और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए, ये ऊपर चला गया 10⁻17, तो 1/20 100/20 कर लेते हैं इंटू 10⁻15, तो फाइनली रिजल्ट आ गया 5 × 10⁻15। तो इतने फोटोन पर सेकंड इस सोर्स से एमिट हो रहे होंगे। तो कहीं से भी प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, बस छोटा फॉर्मूला बेस्ड सेक्शन है। अब इसी तरह दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं, एनर्जी फ्लक्स ऑफ सनलाइट। एनर्जी फ्लक्स का मतलब क्या हो गया, पावर पर यूनिट एरिया यानी इंटेंसिटी जो अर्थ तक पहुंच रही है। सेम एज इट इज प्रॉब्लम 2020 के अंदर था, ठीक है ना। देखो रीचिंग द सरफेस ऑफ अर्थ इज इतना, तो हमें इंटेंसिटी दे रखी है 1.388 × 10⁻³ वॉट पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। हाउ मेनी फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर आर इंसिडेंटेड ऑन अर्थ पर सेकंड, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर स्क्वायर मीटर, ठीक है ना, पर सेकंड अर्थ के ऊपर इंसिडेंट होने वाले, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। इसको हम फोटोन फ्लक्स डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है ना, जब कई बार बता चुका मैं आपको। अब हमें दे के रखा है, वेवलेंथ दे रखी है इतनी। अब कैसे करेंगे, इंटेंसिटी के फॉर्मूले को ब्रेक करो। इंटेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है ना। ये 1 फोटोन के लिए हो गई, तो n नंबर ऑफ फोटॉन्स ले लो, तो n पावर को ब्रेक करेंगे, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, सही है। तो यहां से नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर हमारे पास आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर ही ले रहे हैं हम यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ गई I/E। पुट कर दो, I की वैल्यू में दे रखी है 1.388 × 10⁻³
डिवाइडेड बाय एनर्जी हमें दे रखी है। अब एनर्जी को कैसे लिखोगे, एनर्जी लिखने का फिर से तरीका एच बाय लैम्डा, तो हमने एच और लैम्डा को ऊपर भेज दिया। एच को अब आप थोड़ा स्मार्टली लिखो, एच की वैल्यू हम वही 20/3 यूज कर रहे हैं, सी की वैल्यू 3 × 10 की पावर 8, तो एच का वैल्यू हो गया 20 × 10 की पावर -26 या 2 × 10 की पावर -25, जो मर्जी चाहिए लिखो। तो 1.388 इंटू 10 की पावर 3, लैम्डा दे रखा है 550 नैनोमीटर, तो 550 इंटू 10 रेज़ पावर -9 डिवाइडेड बाय एससी का वैल्यू में डाल रहा हूं 2 इंटू 10 की पावर -25। तो आई थिंक अब आप यहां से आराम से कैलकुलेट कर लोगे, तो कुछ खास नहीं है, बेसिक फॉर्मूला बेस्ड है ये सेक्शन शुरू का, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हर सेक्शन ही आपको इतना आसान लगेगा, पर हम प्रैक्टिस सॉलिड करते जाएंगे। अब चलते हैं। तो देखो अब ये दो प्रॉब्लम है और मेरे ख्याल से दोनों प्रॉब्लम के लिए मैं आपको 1 मिनट 15 सेकंड का टाइम देता हूं, ठीक है ना। तो आप स्टार्ट करो। पहले प्रॉब्लम में आपको पता करना है नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड बाय 100 वॉट लैंप, और दूसरे प्रॉब्लम में आपको पता करना है कितने फोटॉन पर सेकंड इंसिडेंट होंगे सच दैट 1 न्यूटन की फोर्स जनरेट करें, ठीक। तो फटाफट से स्टार्ट। अगर आपको इसकी थ्योरी में प्रॉब्लम है तो वापस से मैं बोलूंगा फेज 1 का लेक्चर जरूर देख लो, क्योंकि वहां हम लोगों ने थ्योरी सारी डिटेल से देखी हुई थी, फिर चाहे वो एनसीईआरटी की हो चाहे कहीं की भी हो, बट आपको सारे के सारे कंसेप्ट फेज 1 में जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। तो अननेसेसरी टाइम खराब करने से फायदा नहीं, दोनों जगह मैं थ्योरी पढ़ाऊं, दोनों सेम थ्योरी है, तो बेहतर है कि आप देख करके आओ, ठीक है ना, और यहाँ मेरे साथ प्रैक्टिस करो तो फायदा मिलेगा। तो आई थिंक पहले प्रॉब्लम का आपका आंसर आ जाना चाहिए, और सेकंड भी बहुत आसान है, मेरे ख्याल से किसी बच्चे को अटकना नहीं चाहिए। अगर वो पढ़ करके आ रहा है, बिना पढ़ के आओगे तो देखो दिक्कत आएगी। तो मैं इसको, अभी टाइम है आपके पास, करो अटेम्प्ट। 1 मिनट 15 सेकंड, 1.5 मिनट का टाइम भी आप ले सकते हो, ऐसा कोई खास नहीं है, बट क्योंकि आसान प्रॉब्लम है तो जितनी जल्दी कर लो एग्जाम के अंदर, जितना फटाफट से कर लो बेहतर रहेगा। तो आई थिंक बहुत से बच्चों का हो गया है, सेकंड प्रॉब्लम भी अब कंप्लीट हो जाना चाहिए काफी स्टूडेंट्स का, तो मैं इसको रोक रहा हूं। अब देखो फर्स्ट प्रॉब्लम में हम करेंगे क्या, हमें दे रखी है लैंप की पावर, ये इनपुट पावर होगी, बट इसका सिर्फ 5% ही लाइट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो पहले वो पावर निकालो जो कन्वर्ट हो रही है लाइट के अंदर, क्योंकि उसी से हमें फोटोन मिलने वाले हैं। तो पावर कन्वर्टेड इन लाइट वो हो गई 5%, तो 5/100 ऑफ 100 वॉट, दैट मीन्स 5 वॉट। तो 100 वॉट का सिर्फ 5 वॉट ही कन्वर्ट हो पा रहा है हमारा किसके अंदर, विजिबल लाइट के अंदर। अब उसमें से हमें पता करने कितने फोटोन पर सेकंड ये एमिट करेगा। तो पावर का फॉर्मूला लगा लो, हो गया N/T इंटू ई, तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो कन्वर्ट होंगे वो हो जाएंगे P/E, P का वैल्यू आपके पास है ही 5 वॉट, और डिवाइडेड बाय एनर्जी SC बाय लैम्डा से लिख लेंगे। HC का वैल्यू हो गया हमारा फिर से 2 × 10 की पावर -25, और लैम्डा की जगह हम ऊपर पुट कर रहे हैं 5.6 इंटू 10 की पावर, देखो -5 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो ये हो गया -7 इन मीटर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ठीक। तो ये हमारे पास आ जाएगा 56, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 × 2 = 4, और आई थिंक इधर आ जाएगा 2 × 8 = 16। तो रिजल्ट आ गया हमारे पास इधर 14, हाँ ठीक है 5, ठीक 14 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 15, 8 7 15 18। अब रिजल्ट देखना पड़ेगा मेरे को किस में आ रहा है, तो 14 इंटू 10 की पावर 18, 10 की पावर 18 तो मेरे को दिख नहीं रहा, तो मैं इसको लिखता हूँ 1.4 इंटू 10 रेज़ पावर 19, इतने फोटोन पर सेकंड ये एमिट कर रहा है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं, नंबर ऑफ रेड फोटोन, ठीक है ना, और वेवलेंथ दे रखी है देखो 663 नैनोमीटर हमें रेड कलर के फोटोन की, that must strike a totally reflecting screen per second so that a force of 1 Newton is exerted on the screen। तो हमें फोर्स लगानी है स्क्रीन के ऊपर 1 न्यूटन, और स्क्रीन कैसे दे रखी है हमें, टोटली रिफ्लेक्टिंग। लॉज ऑफ मोशन से ही चल लो, फोर्स का फॉर्मूला हो गया ΔP/ΔT, ठीक है ना। ΔP एक फोटोन का वो हो गया 2E/c, और टाइम्स इधर आ गया ΔT, ऐसे n फोटोन इंसिडेंट हो रहे हैं, तो ये फोर्स का फॉर्मूला हो गया जिसमें हमें n/ΔT वैल्यू निकालनी है, जिसको हम स्मॉल n से डिनोट कर लेते हैं। तो सिंपल है रिजल्ट, देखो कोई कठिन नहीं है। तो ये रिजल्ट आ गया FC/2E। अब करना क्या है, अब देखना पड़ेगा हमें क्या दे रखा है, हमें वेवलेंथ दे रखा है, तो एनर्जी को पुट करना पड़ेगा SC बाय लैम्डा। तो SC बाय लैम्डा पुट करते ही CC वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्मॉल n का वैल्यू हो जाएगा F λ/2h। अब डाटा पुट कर दो, फोर्स हमें 1 न्यूटन की दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 663 नैनोमीटर, तो 10 की पावर -9 हो गया, डिवाइडेड बाय 2। अब h की जगह देखो, h के लिए हमारे पास ऑप्शन है, जैसा मैंने बताया था 20/3 भी पुट कर सकते हैं, 6.6। सोचो जरा, 6.6 रखने पर ऊपर से पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बेहतर है 6.63 रख देते हैं, ठीक है ना।
इंटू 10 की पावर -34। तो ये रिजल्ट इससे कैंसिल हुआ, इधर 100 आ गया हमारे पास, 2 से ये कैंसिल हुआ, 50 आ गया। तो 50 इंटू 10 रेज टू द पावर प्लस का, अब ये 34 और 9 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 9 5 14 25 बचा, एक 10 इसमें ले लो, तो 5 इंटू 10 की पावर 26 फोटॉन्स पर सेकंड जाकर के इंसिडेंट होंगे, तब वो 1 न्यूटन की फोर्स जनरेट करेंगे। तो इसका आंसर आ गया हमारा डी करेक्ट। तो मेरे ख्याल से आराम से समझ आ गए होंगे। तो ये फोटोन थ्योरी के कुछ इस तरीके के प्रॉब्लम आप जरूर प्रैक्टिस करके जाओ, एग्जाम में आ सकते हैं। अब नेक्स्ट हम आते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कंसेप्ट पर। देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, ये पूरी तरीके से बेस्ड होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमारा क्वांटम थ्योरी के ऊपर, ठीक है ना, यानी पार्टिकल नेचर के ऊपर बेस्ड होता है, वेव नेचर इसमें काम नहीं करता। इसमें क्या होता है, फोटॉन्स जाकर के जब मेटल सरफेस से टकराते हैं, तो कुछ छोटे मोटे लॉज मैं बता रहा हूं ताकि आपका थ्योरी पॉइंट एक बार वापस से रिवाइज हो जाए। एक फोटॉन एक इलेक्ट्रॉन से टकराता है, अच्छा देखो फोटॉन के अंदर अलग एटीट्यूड है, वो कहता है कि भाई हम एनर्जी देंगे तो पूरी देंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं देंगे। तो फोटॉन क्या करता है, जब टकराता है तो वो पूरी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करता है। अब इलेक्ट्रॉन का एटीट्यूड देखो, वो कहता है अगर ये एनर्जी हमारी क्या बोलते हैं वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो ही हम बाहर निकल पाएंगे, नहीं तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। मतलब यहां सबको मैनेज करते हुए चलना पड़ता है। तो फोटोन आया, टकराया इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन से टकराने पर उसने अपनी कंप्लीट एनर्जी ट्रांसफर करी। वो एनर्जी जो बची, ठीक है ना, वो हो गई E माइनस डब्ल्यू, जहां डब्ल्यू हो गया वर्क फंक्शन और E हो गया इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी। तो जो बची हुई एनर्जी है दैट अपीयर्स एज मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए पहली इक्वेशन तो हमारी हमेशा यही बनती है कि मैक्स का फॉर्मूला दिस इज E माइनस डब्ल्यू। E की वैल्यू आप जानते ही हो h न्यू हो गया, और W का वैल्यू h न्यू नॉट, या फिर हम SC बाय लैम्डा माइनस SC बाय लैम्डा नॉट। तो इस पे तो आपको भर भर के प्रॉब्लम मिलने ही वाले हैं। अच्छा कुछ छोटी मोटी बातें और बताता हूं। अगर हम एनर्जी को डबल करें तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल से ज्यादा हो जाती है। इस पे मैंने खूब प्रॉब्लम आपको फेज 1 के अंदर कराए हुए थे, ठीक है ना। तो इसका भी यूज आज के लेक्चर के अंदर हम लोग करेंगे। तो एनर्जी डबल करने पर के मैक्स डबल से ज्यादा हो जाता है, ट्रिपल करने पर ट्रिपल से ज्यादा हो जाता है, एन टाइम्स करने पर एन टाइम्स से ज्यादा हो जाता है। दूसरी बात, जो काइनेटिक एनर्जी होती है फोटो इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना, तो ऐसा नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन के मैक्स की काइनेटिक एनर्जी लेकर के सरफेस पर आ रहे हैं, नहीं, अंदर कुछ कोलिजन हो रहे हैं। इसलिए जब इलेक्ट्रॉन सरफेस पर निकलते हैं तो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी रहती है वो 0 से के मैक्स के बीच में रहती है। ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो अगर आपसे कहता है, ये मैं हटा रहा हूं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां के बीच में, तो 0 से लेकर के के मैक्स के बीच में, डिपेंड किसके ऊपर करता है कि इलेक्ट्रॉन ने कितने नंबर ऑफ कोलिजन परफॉर्म किए हैं सरफेस तक आने से पहले, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा रिजल्ट। अब इसमें तीसरी बात आती है, अगर हम रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करें, ठीक है ना, तो रिवर्स पोटेंशियल अप्लाई करने पर इलेक्ट्रॉन का जो एमिटर से, एमिटर मतलब जहां से एमिट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एमिटर से लेकर के और जो हमारा कलेक्टर टर्मिनल है वहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसा रिवर्स पोटेंशियल जहां इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से सीज हो जाता है एमिटर से कलेक्टर तक पहुंचने में, उस रिवर्स पोटेंशियल को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो उस स्टॉपिंग पोटेंशियल का काम क्या होता है, उस वक्त जो बैटरी होती है वो जो वर्क कर रही होती है उसका काम होता है के मैक्स वाले इलेक्ट्रॉन को रोकना। तो डब्ल्यू बैटरी हो जाता है जो कि EV नॉट, और ये पूरी तरीके से के मैक्स के बराबर होता है। तो यहां से अगर हम आइंस्टीन की इक्वेशन को मॉडिफाई करें तो रिजल्ट बन जाता है EV नॉट इक्वल्स टू E माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना। यहाँ ग्राफ भी बनते हैं, छोटे मोटे हम लोग देख लेंगे उसको। तो V नॉट इक्वल्स टू हमारे पास आ गया h न्यू बाई E माइनस डब्ल्यू बाई E। तो आप यहां से देख सकते हो के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ अगर हम देखें तो के मैक्स वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ भी स्ट्रेट लाइन है, आगे मैंने दिखाया हुआ है। स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ देखें तो ये भी स्ट्रेट लाइन आएगा। इस ग्राफ का स्लोप h बाई E के बराबर होगा, इस ग्राफ का स्लोप h के बराबर होगा। दोनों स्लोप मेटल के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, एक h के ऊपर करेगा, एक h बाई E के ऊपर करेगा। अच्छा ये तो था इस पेज का बेसिक। अब ये एनसीईआरटी के कुछ छोटे छोटे पोर्शन है जिसमें से कुछ, जैसा लास्ट ईयर भी देखने को आया था, डायरेक्ट सवाल आ गया था, तो मैंने कुछ ग्राफ उठा करके रखे ताकि लास्ट मोमेंट पे आप कंफ्यूज ना हो, एज इट इज पढ़ के जाओ और आ जाए तो टिक करके आ जाना। देखो अब पहला है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन फोटो करंट। तो इंटेंसिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाते हैं कीपिंग एनर्जी कांस्टेंट, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी का पहले फॉर्मूला समझो, इंटेंसिटी क्या होगी, पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। इस पे न्यूमेरिकल भी बहुत ही ज्यादा अच्छा, न्यूमेरिकल तो नहीं बोलूंगा, मतलब एक लॉजिकल प्रॉब्लम बहुत अच्छा मैंने इस पे रखा हुआ है। लास्ट ईयर जैसा आया था ना, मैंने मॉडिफाई करके रखा हुआ है ताकि आपको मजेदार सीखने को मिले चीजें। तो पावर पर यूनिट एरिया, पावर को ब्रेक करोगे तो एनर्जी पर यूनिट टाइम हो गया, तो एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। मान लो n फोटोन टकरा रहे हैं तो ये n आ जाएगा। तो इंटेंसिटी हमारे पास हो गई
तो इंटेंसिटी हो गई नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया टाइम्स एनर्जी। ये बेसिकली फॉर्मूला हो गया। अब खेल यहां से शुरू करते हैं हम क्या करने जा रहे हैं, हम इंटेंसिटी को चेंज करने जा रहे हैं कीपिंग एनर्जी कांस्टेंट। तो अगर एनर्जी कांस्टेंट और इंटेंसिटी चेंज करते हो तो ऐसा करने से नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर यूनिट एरिया या तो बढ़ेंगे या घटेंगे। अब अगर फोटोन की क्वांटिटी बढ़ेगी तो उतने ज्यादा फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे, जितने ज्यादा फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएंगे उतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा, जितने ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा करंट उतना ज्यादा बढ़ेगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से ये बढ़ेगा, ये कांस्टेंट हम रख रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से खाली यही बढ़ेगा, ये देखना पड़ेगा एनर्जी कांस्टेंट है या नहीं है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आपको सवाल मिलेगा, मजेदार है, ठीक है ना, आपको काफी मजा आएगा उस सवाल में, और अगर हो सके किस्मत अच्छी हुई तो एज इट इज फंस भी सकता है। तो अब क्या होगा, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने से ये इंक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करने से नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे, ऐसा होने से करंट इंक्रीज करेगा। तो चेक करो, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी कीपिंग एनर्जी कांस्टेंट, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ता है और इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है बिल्कुल ओरिजिन से पास करता हुआ। एक और बात, ठीक है ना, ये चीजें तभी अच्छी लगती हैं, ठीक है ना, अच्छी लगती है मतलब तभी काम करती हैं जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, ठीक है ना, जो इंसिडेंट रेडिएशन है, जो फोटोन की फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा नहीं है तो इंटेंसिटी कितनी बढ़ाते रहो, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होगा। तो चीजें वापस से दिमाग में सेट करो, इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट तब बढ़ेगा जब फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगा। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आप चाहिए तो कॉपी में लिख लेना, क्योंकि ये बातें सुनोगे, एक कान से सुनी दूसरे से निकाल दी तो किसी काम की नहीं रही, कॉपी में लिख लेना। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट तब बढ़ेगा जब फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमेशा हम इसमें चेक करेंगे, जैसा लास्ट ईयर खेल दिया था उसने, ठीक है ना, अब लास्ट ईयर उसने क्या खेला था, चलो यही खेल लेते हैं हम लोग भी। कहता है फ्रीक्वेंसी 1.5 न्यू नॉट है, इंटेंसिटी लाइट की आई नॉट है, ठीक है ना। अब सुनना, हमने इंटेंसिटी डबल कर दी, ठीक ऐसा ही खेला था, और फ्रीक्वेंसी आधी कर दी। तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, अब जो बच्चा सीधे इंटेंसिटी डबल करने के चक्कर में आ गया कि इंटेंसिटी डबल कर दी तो फोटो करंट डबल हो जाएगा, लग गई लंका उसकी। यहां पर चेक करो, उसकी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट रेडिएशन की 0.75 न्यू नॉट हो गई, थ्रेशोल्ड से कम हो गई, तो नो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस, यानी करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट तभी बढ़ेगा जब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा रहे, ठीक है ना। अगर कम हो जाती है कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, अब ये आप देख रहे हो, ये ग्राफ हम लोगों ने वहां भी डिस्कस किया था, यहां भी हम लोग कर रहे हैं, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब क्या होता है, अब जैसे हम लोग फोटो सेल के अंदर एनोड के पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाते चले जाएं तो इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, करंट की क्वांटिटी बढ़ती चली जाती है, थोड़ी देर बाद करंट सैचुरेटेड हो जाता है, ठीक है ना। इंटेंसिटी चेंज करेंगे, कीपिंग एनर्जी कांस्टेंट ग्रेटर देन न्यू नॉट, तो क्या होता है, सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ती है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के मैक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो समरी ये रही इसकी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और के मैक्स तभी चेंज करेंगे जब फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करें, ठीक है ना। सैचुरेशन करंट तब चेंज करेगा जब हम इंटेंसिटी को चेंज करें, या नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंटेड को चेंज करें, या नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन को चेंज करें। तो समरी ये रहती है कि के मैक्स और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना, कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आप चेंज करो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वगैरह की वैल्यू चेंज होगी। सैचुरेशन करंट तब चेंज करेगा जब आप इंटेंसिटी या नंबर ऑफ फोटॉन्स को चेंज करो, इस पे भी हमें प्रॉब्लम मिलेगा आगे। ओके, अब आ जाते हैं हम इस ग्राफ पर, ये आप देख रहे हो इन सब में सैचुरेशन करंट सेम है, मतलब नंबर ऑफ फोटोन को चेंज नहीं करने जा रहे हैं, उनकी क्वांटिटी को फिक्स रख रहे हैं, बस हम क्या कर रहे हैं, उनकी एनर्जी को चेंज कर रहे हैं। तो हम जितनी एनर्जी बढ़ाते चले जाएंगे, बैटरी को उतना ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, या के मैक्स उतना ज्यादा होता चला जाएगा। तो आप देख लो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी या डिफरेंट एनर्जी अलग अलग मिलेगी। तो ये भी एक सिंपल ग्राफ है, ये हमारा वही आ गया स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। तो मैंने अभी आपको इक्वेशन लिख के दी थी, तो ये हो गया h/e न्यू माइनस h/e न्यू नॉट। तो ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन बनता है और इसका स्लोप हो गया h/e। तो ये दो ग्राफ अलग अलग बनाए गए, तो एक
अलग मेटल के लिए, एक अलग मेटल के लिए। तो मेटल बदलने से क्या होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा, ठीक है ना, यानी कि वर्क फंक्शन बदल जाएगा। अच्छा, जितना ग्राफ आगे से शुरू होगा वर्क फंक्शन उतना ज्यादा होगा, ठीक है ना। अच्छा, स्लोप आप देख लो दोनों का सेम है, क्योंकि मेटल के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, वो h/e के बराबर है। तो ये इसका छोटा सा समरी रहा। अब यहाँ के कुछ हम पॉइंट्स को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो ग्राफ शोज दैट स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 वेरीज लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉर अ गिवन फोटोसेंसिटिव मटेरियल। ये तो कहानी हमें समझ आ गई कि ग्राफ लीनियर होता है। देयर एग्जिस्ट अ सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी µ0 फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज जीरो। तो जब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी हो जाती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो जाता है, ये भी हमें पता चल गया। दीज ऑब्जर्वेशन हैज टू इम्प्लीफिकेशन। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वैरीज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि kmax का या स्टॉपिंग पोटेंशियल का लेना देना इंटेंसिटी से नहीं होता। दूसरा, फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसी पे लास्ट ईयर का न्यूमेरिकल था, ठीक है ना। तो फॉर अ फ्रीक्वेंसी न्यू ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन लोअर देन द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल। तो अगर न्यू का वैल्यू µ0 से कम है, कोई फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होगा, जितनी मर्जी इंटेंसिटी आप बढ़ाते रहो। तो ये हमारा सेकंड पॉइंट का समरी रहा, मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। खैर, मैंने ये पहले भी आपको समझा दिया। अब आ जाते हैं हम आपकी काम की चीज पर। तो अब आपको शुरू करने दोनों के दोनों वापस से प्रॉब्लम, ठीक है ना। और क्योंकि दोनों थ्योरेटिकल हैं तो मैं आपको इन दोनों प्रॉब्लम में टाइम दूंगा सिर्फ 1 मिनट का। स्टार्ट, ठीक है ना। 1 मिनट भी बहुत है, मेरे ख्याल से 15-15 सेकंड बहुत है। आपको सर ज्यादा ही कम कर दिया। करो अटेम्प्ट करो। अकॉर्डिंग टू द आइंस्टीन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन द प्लॉट ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल वर्सेस द फ्रीक्वेंसी गिव्स स्ट्रेट लाइन whose स्लोप। तो 15 सेकंड का ही सोचना ही नहीं है इसके अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, दूसरे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट पता लगानी है। तो मैं 1 मिनट तो नहीं दे रहा, मैं कम कर दे रहा हूं टाइम, 45 सेकंड है। फटाफट से अटेम्प्ट करो। तो आई थिंक आंसर आ गए हैं बच्चों के। तो बस इतना ही बहुत है, ठीक है ना। आई थिंक टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं। तो kmax वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, स्लोप h के बराबर होता है। तो चेक करो, डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल यूज नहीं, डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी नहीं, डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एंड मेटल ना, इट इज सेम फॉर ऑल मेटल इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन डी करेक्ट। Which of the following statement is correct? The stopping potential increasing with the intensity? ना, फोटो करंट इंक्रीजिंग विद द इंक्रीजिंग इंटेंसिटी, तो ये स्टेटमेंट सही है। फोटो करंट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड वोल्टेज, ये स्टेटमेंट गलत है। द करंट ऑफ फोटो सेल इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, करंट इंक्रीज नहीं करता, करंट डिपेंड करता है किसके ऊपर, इंटेंसिटी के ऊपर। वो उसका एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता, फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं होता। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। ओके, अब आ जाते हैं हम, ये काफी अच्छा है भाई। इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 30 सेकंड नहीं, मैं इसके 45 सेकंड आपको दे रहा हूं। शुरू हो जाओ। इसको इंपॉर्टेंट लिख लेना, मजेदार प्रॉब्लम है, आपको सही करना है, गलत नहीं करना, ठीक है ना। सोचो समझो, दिमाग लगा के करना। ये लास्ट ईयर जो आया था ना उसका मॉडिफाइड वर्जन है, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर वाले प्रॉब्लम का मॉडिफाइड वर्जन है ये साल, क्योंकि सेम करा दूंगा तो वो थोड़ा ना 2020 में और 2021 में एक जैसे प्रॉब्लम रखने वाला है, कुछ तो चेंज करेगा। तो ये कह रहा है फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों को फैक्टर ऑफ 2 से डबल कर रहे हैं, मतलब हम डबल कर रहे हैं। और तो ऐसा करने से किस चीज पर क्या फर्क पड़ेगा आपको वो बताना। तो बस आपका टाइम अप होने वाला है। अच्छा, इस प्रॉब्लम में मेरा प्रेडिक्शन ये कि जनरली क्या होता है ऐसे प्रॉब्लम में स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है। बुक में अब आपके ढूंढने से मेरे ख्याल से थोड़ा डिफिकल्टी होगी आपको इस तरीके के प्रॉब्लम ढूंढने में, तो इसलिए 70% स्टूडेंट जनरली इस प्रॉब्लम को कर पाते हैं, 100% नहीं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम देखने में आसान होता है बट ये बेस्ड होता है पूरा कंसेप्ट के ऊपर। तो जिस बच्चे ने कंसेप्ट पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, वो आंसर कर लेगा। फिलहाल हम लोग देखते हैं frequency and intensity of a light falling on a photoelectric material increased by a factor of 2। अब इससे क्या होगा, हमने फ्रीक्वेंसी को डबल करा, ठीक है ना, इंटेंसिटी को डबल करा। तो ऐसा करने से थ्रेशोल्ड से तो कम नहीं होगा, ठीक है ना। लास्ट ईयर वाला तो नहीं है कि 1.5 µ0 है तो आधा कर दिया 0.75 हो गया, काम ही खत्म हो गया, फोटो इलेक्ट्रिक नहीं हो रहा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक तो होगा।
अब ऐसा करने से करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, केमैक्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, वो हम अपने हिसाब से निकालते हैं। देखो अगर फ्रीक्वेंसी डबल करी, वैसे इसमें पूछा नहीं है केमैक्स, पर बताना मेरा काम है इसलिए मैं बता रहा हूं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी डबल से ज्यादा होगी। तो के डैश मैक्स, ये मैं लिखते जा रहा हूं, ठीक है ना, आप भी जरूर नोट कर लेना, ग्रेटर देन 2 के मैक्स। स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट डैश ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ वी नॉट। तो एनर्जी से एसोसिएटेड सारी बातें मैंने लिख दी, डबल करने पर डबल से ज्यादा होगा। अब पंगा आता है करंट का, कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई करंट इस बात पे डिपेंड करता है कितने फोटोन टकरा रहे हैं और उसके करस्पॉन्डिंग कितने फोटो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। तो हमें खाली इंटेंसिटी नहीं देखनी, क्योंकि एनर्जी भी चेंज हो रही है। अब हमें इससे देखना पड़ेगा कितने फोटोन टकरा रहे हैं, पहले कितने टकरा रहे थे, अब कितने टकरा रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो पहले 100 टकरा रहे थे, तो 100 फोटो इलेक्ट्रॉन और एफिशिएंसी, फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी 75% ले लेते हैं, इसका डिटेल से मतलब बता रहा हूं। 100 फोटॉन्स टकरा रहे थे, एफिशिएंसी 75 है, इसका मतलब 100 के करस्पॉन्डिंग 75 बाहर निकलेंगे। उन 75 फोटो इलेक्ट्रॉन के करस्पॉन्डिंग हमें फोटो इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, ये इसका मतलब था। अब मान लो डबल फोटॉन्स टकरा रहे हैं, 200 फोटोन टकरा रहे हैं, एफिशिएंसी वही है 75%, अब 150 फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, 75% करोगे तो 150 आ जाएगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जो होगी डबल हो गई, ये इसका सिग्निफिकेंस है। तो बेसिकली हमें देखना पड़ेगा कितने फोटोन टकरा रहे हैं, पहले कितने टकरा रहे थे, बाद में कितने टकरा रहे हैं। अब फोटोन कितने टकरा रहे हैं वो देखने के लिए इंटेंसिटी के फॉर्मूले को ब्रेक करना पड़ेगा, जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, N/TA × E। ध्यान से देखना, पहले की इंटेंसिटी I, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड पर यूनिट एरिया, यही ले लेते हैं, ठीक है ना, इनटू एनर्जी हो गई hν। ये तो हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड, इंटेंसिटी डबल करी, इसका हमें नहीं पता, N/TA डैश कर देते हैं बेटा इसको, इनटू H टाइम्स 2ν। जरा चेक करो, डबल होने से, दोनों ही डबल होने से ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए। तो क्या नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया की क्वांटिटी पर कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। यानी N/TA इक्वल्स टू N'/T(A'। तो जितने पहले फोटोन इंसिडेंट हो रहे थे उतने ही अभी भी हो रहे हैं, इसलिए जितने फोटो इलेक्ट्रॉन पहले निकल रहे थे उतने अभी भी निकलेंगे, इसलिए जितना फोटो इलेक्ट्रिक करंट पहले था उतना अभी भी रहेगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन सेम। अच्छा, अब अगर आप इसमें सारे बच्चे परफेक्ट ही होना चाहते हो, मॉडिफाई कर लेते हैं हम लोग। अब यही सब चीज क्लास, जो क्लासरूम लेक्चर्स होते हैं ना, जैसे मैं नॉर्मली क्लास के अंदर पढ़ाता हूं, तो ये नहीं एक प्रॉब्लम करा दिया, खाना पूर्ति हो गई, खत्म, नहीं, हम उसको पूरा मॉडिफाई करते हैं। यार ये आया तो ऐसे हो सकता है, ये आया तो ऐसे हो सकता है, तो ये सारी चीजें उसके अंदर रहती हैं, ठीक है ना। तो आपको ये सब चीजें लेक्चर्स के अंदर देखने को मिलेंगी कि इस तरीके से हम मॉडिफिकेशंस प्रॉब्लम के हर टाइम पर करते रहते हैं कि पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। अब जैसे फ्रीक्वेंसी को हमने डबल किया, राइट, इंटेंसिटी को हमने आधा कर दिया, अब चेंज हो गया प्रॉब्लम। तो इंटेंसिटी आधी कर दी, फ्रीक्वेंसी डबल कर दी, अब आपको केमैक्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक करंट सब पे कमेंट करना है। तो ये क्या हो गया, आपका होमवर्क हो गया, आपने करना है। तो फ्रीक्वेंसी डबल गिवन थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, तो अब जब भी फ्रीक्वेंसी चेंज करेगा अपने दिमाग में कोने में यहां पर एक घंटी लगा लो कि फ्रीक्वेंसी के बारे में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जब भी बात होगी ना, हम पहले यही देखने वाले हैं थ्रेशोल्ड से ज्यादा है या थ्रेशोल्ड से कम है, ताकि हमारे साथ धोखा ना हो एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो ये घंटी बजती रहनी चाहिए जब भी फ्रीक्वेंसी चेंज हो। तो मैंने सवाल क्या दिया, फ्रीक्वेंसी डबल करी, इंटेंसिटी आधी करी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन केमैक्स, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये आपको आंसर देना है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क हो गया। तो आई थिंक अब आप इसमें पूरी तरीके से मजेदार तरीके से परफेक्ट होगा, मेरे मन को भी तसल्ली मिल गई, हाँ बच्चों का गलत तो नहीं होगा। आते हैं बेटा अब इस पे, ये दो प्रॉब्लम है, आपको इसमें 30 सेकंड का टाइम मिल रहा है, शुरू हो जाओ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, और दूसरे में हमें बताना है कि saturation photo current as a function of distance between source and metal। तो मेटल और सोर्स के बीच के डिस्टेंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, कैसे सैचुरेशन फोटो करंट वेरी करेगा। आसान है दोनों, ठीक है ना, आपको कर लेने चाहिए, इसमें गलत नहीं होना चाहिए आपका। तो मैं इसको रोक रहा हूं। अब काम की बात सुनो, इस पहले सवाल में अगर आप हड़बड़ाहट में आए होगे, तो अब जनरली क्या होता है ना, एग्जाम के अंदर हर साल जब भी हम एग्जाम देते हैं, एक या दो क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल रहते हैं,
रहते हैं ना, कि इस सवाल में कोई कोचिंग कह रहा है इसकी ये आंसर होगा, कोई कोचिंग कहता है इसका ये आंसर होगा, तो कुछ ना कुछ कंट्रोवर्शियल रहता है, ठीक है ना। तो ये पहला क्वेश्चन मैंने जानबूझ करके बिना बताए आपको थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल डाला, आपको नहीं सर हमारा तो हो गया, पता बताता हूँ, पता चलेगा। दूसरे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो खेलिए, जो क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल है, ठीक है ना। अब हमें कैसे पता चलेगा, हम तो एक ही ऑप्शन टिक करके आ रहे हैं, अब कंट्रोवर्सी क्या हो सकती है, या तो क्वेश्चन ही गलत हो, नहीं वो नहीं है यहाँ पर, या कई क्वेश्चंस के एक से ज्यादा आंसर पॉसिबल होते हैं, ठीक है ना, पर हमारे में तो सिंगल चॉइस आता है, तो इसमें आंसर दो पॉसिबल है। अब बच्चे अरे सर ये तो खेल गए आप धीरे से, ऐसा होता है, तो बिना बताए होता है, वहां थोड़ा ना आगे क्वेश्चन एग्जामिनर चिल्लाता भैया इसमें कंट्रोवर्सी है सारे समझ करके चलना, ठीक है ना, ऐसा नहीं चिल्लाता वो। तो आपको एग्जाम में अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड से चलना होता है, हर एक क्वेश्चन को देख के संभाल के। हाँ ये अलग बात है उसमें बोनस मिल जाए, वो एक किस्मत की बात हो गई, ठीक है ना, बट हाँ बोनस भी तभी मिलेगा कि जब आपने ऑप्शन ठीक करे हो, या फिर डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस। तो मैं इस प्रॉब्लम पर आता हूँ। तो इन फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, अब इसमें सबके दिमाग में घंटी क्या बजी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो सबने ऑप्शन तलाशा फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट, अच्छा पहला ही ऑप्शन ठीक मिल गया, टिक करा, नमस्ते चलते हैं आगे। दूसरा ऑप्शन इंटेंसिटी नहीं करता एमिटर प्रॉपर्टी किसी को समझ नहीं आया, फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी नहीं, दोनों पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी के ऊपर, इंटेंसिटी से लेना देना नहीं होता। अच्छा चलते चलते ये बात रह गई, एमिटर प्रॉपर्टी ध्यान ही नहीं गया किसी का, क्योंकि उनको उनके मन के मुताबिक आंसर मिल गया कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। छोड़ो एमिटर प्रॉपर्टी भाड़ में गया, वैसे ही अपने को कम पल्ले पड़ता है और फिजिक्स हमें वैसे ही चिढ़ है, तो हम क्यों एमिटर प्रॉपर्टी को सोच के अपना मूड खराब करें। तो हमें तो आंसर मिल गया भैया, एमिटर की प्रॉपर्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। आपको सर कैसे, ये तो नया आ गया, आपने बताया नहीं था, तो यही तो कंट्रोवर्सी थी। देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, ई वी नॉट ई माइनस डब्ल्यू, ठीक है ना। हमने सिर्फ सिक्के का हेड देखा, टेल की तरफ हम गए नहीं, हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल इसके ऊपर डिपेंडेंट देख लिया, ये भी तो है वर्क फंक्शन। अलग अलग मेटल होगा तो वर्क फंक्शन अलग अलग होगा ना। तो आप सोचो, आपने एनर्जी तो सेम यूज करी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं सेफ साइड पे, तो आपने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी यूज करी, आपने पहले मेटल यूज करा 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वर्क फंक्शन का, बाद में आपने मेटल यूज करा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वर्क फंक्शन का। तो अब मेरे को बताओ बात, क्या दोनों में स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। तो इन सब चीजों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता, और यही सारी चीजें हमसे एग्जाम में गलत कर, बाय चांस कंट्रोवर्शियल नहीं होता, वो लिखता ही नहीं, एमिटर प्रॉपर्टी लिख देता, तो बच्चे सोच में पड़ जाते करता है कि नहीं करता है, क्या करें या क्या ना करें, ठीक है ना। तो इसमें इस पे भी डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है, आपको सही से लिखना है। तो है वही, हम सब वही कर रहे हैं। अब कई बच्चे कहते हैं खाली एनसीईआरटी पढ़ा दो, अरे मैंने बोला खाली एनसीईआरटी पढ़ के तुम्हारा कुछ भला नहीं होना, जब तक ऐसी चीजें तुम उसमें से ढूंढ के नहीं निकाल पाओ। तो ये सारे प्रॉब्लम, एनसीईआरटी ये नहीं है कि तुम्हारे लिए तुमने उसे वर्ड टू वर्ड रट लिया तुम्हारा काम चल गया, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें उसमें से करने आने चाहिए, ठीक है ना। तो मेन फिर से वही है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आपने थ्योरी तो पढ़ ली थी, बट आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं, किसी काम के नहीं हो आप, ठीक है ना, करते रहो थ्योरी, यहाँ थोड़ा ना डेफिनेशन पूछने आ रहा है, ऐसी चीजें पूछेगा जो थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम कहलाते हैं। अब इस पे आते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है ना, और इसमें बात चल रही है कि इसकी सैचुरेशन फोटो करंट, और जब हम डिस्टेंस बढ़ाएं तो क्या होगा। देखो भाई, डिस्टेंस चेंज करने से इंटेंसिटी चेंज होगी। कैसे, पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी होती है, अभी हमने देखा था पावर पर यूनिट एरिया, है ना, एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो अब हम ये कह सकते हैं इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब इंटेंसिटी अगर आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी तो सैचुरेशन करंट भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर आप डिस्टेंस बढ़ाओगे तो ऐसा करने से सैचुरेशन करंट कम होगा, डबल करोगे तो 1/4 होगा, ट्रिपल करोगे तो 1/9 होगा। समझ आ गया, न्यूमेरिकल आ चुका था इसलिए मैंने ग्राफ रखा था इस पे। तो आई वर्सेस आर स्क्वायर का ग्राफ ये हो गया डिक्रीजिंग ग्राफ। चलते हैं आगे। अच्छा, अब आपके सामने दो न्यूमेरिकल है, तो मैं इन दोनों में आपको मिला के दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम, शुरू हो जाओ। पहला वाला फिर से अच्छा न्यूमेरिकल है, हम इसको मॉडिफाई करेंगे एग्जाम के हिसाब से। आप करो पहले इसको अटेम्प्ट। और दूसरा वाला प्रॉब्लम भी अच्छा ही प्रॉब्लम है, मैं आपको 1 मिनट 15 सेकंड दे रहा हूं, बढ़ा रहा हूं आपका टाइम, थोड़ा सा आपको टाइम चाहिए होगा इसमें सेकंड में कैलकुलेशन में। दोनों ही अच्छे न्यूमेरिकल है।
पहला वाला का कहानी ये कि क्लिक कर गया तो कर गया, ठीक है ना, मतलब अगर तुरंत आपके समझ आ गई इसकी स्टोरी क्या है तो फिर आप कर लोगे, और अगर नहीं आई तो आप लटक जाओगे। दूसरे वाले में न्यूमेरिकल सॉल्व करना है, ये भी बहुत अच्छा, मतलब कठिन नहीं है, अच्छा प्रॉब्लम है, आपके एग्जाम में फंसने वाला प्रॉब्लम है, करो आप अटेम्प्ट। तो अब धीरे धीरे मजे आ रहे होंगे फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर। होता ही यही है यार, जब तक हम प्रॉब्लम की प्रैक्टिस नहीं करें, जब तक हमसे सवाल लगे नहीं, तब तक एग्जाम में मजे नहीं आते, ठीक है ना। घर पे भी यही है, अगर आप 10 सवाल करो 10 के 10 ना लगे, मूड सत्यानाश हो जाएगा, ठीक है ना, आप फिर आगे नहीं बढ़ोगे। और वही 10 के 10 लग जाए, जोश आ जाता है। तो वही सेम कहानी है, प्रॉब्लम करते जाओ और अपने अंदर फील लाते जाओ, इसी तरीके से सिलेक्शन होते हैं एग्जाम में। यही रेगुलर क्लासरूम स्टडी का तरीका होता है कि आप प्रॉब्लम करना सीखो। मैं इसको रोक रहा हूं। देखो पहला प्रॉब्लम ये कह रहा है, इमेज ऑफ सन इज फॉर्म बाय लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर ऑन मेटल सरफेस। तो लेंस ऑब्वियसली कॉन्वेक्स ही यूज करेंगे, तभी ये कन्वर्ज करेगा, नहीं तो डाइवर्ज कर देगा, तो सनलाइट गिरेगी कैसे मेटल सरफेस पर। इधर से सनलाइट आ रही है और जाकर के इसके फोकस पर इंसिडेंट हुई जहां हमने मेटल प्लेट लगा रखी है। तो अब आप चक्कर में पड़ रहे हो कि यार ये लेंस का पंगा क्या है, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक में ये लेंस का क्या खेला है, ठीक है ना। तो इसको हम समझते हैं। तो फोकल लेंथ इस लेंस की हमें दे रखी है 30 सेंटीमीटर। तो सारी की सारी लाइट कन्वर्ज हो गई 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर और यहां जाकर के टकराई, तो इंटेंसिटी प्रॉपर मिली। फोटो इलेक्ट्रिक करंट यहां पर ऑब्वियसली न्यू नॉट से ज्यादा होना चाहिए, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है ना। ओके, फिर क्या बोल रहा है, द लेंस फॉर्म्स द इमेज। अच्छा, फिर ये बोल रहा है द लेंस फॉर्मिंग द इमेज इज देन रिप्लेस्ड बाय अनदर लेंस ऑफ सेम डायमीटर बट फोकल लेंथ 15। तो डायमीटर सेम है बट फोकल लेंथ आधी हो गई। अब पता है यहां कई बच्चों के दिमाग में क्या कंफ्यूजन आ रहा होगा, फोकल लेंथ आधी हो गई भाई, 15 सेंटीमीटर हो गई फोकल लेंथ, तो मेटल सरफेस तो पास आ गया, तो फिर इंटेंसिटी तो कितना हो गया, डिस्टेंस आधा हो गया, इंटेंसिटी तो 4 टाइम्स हो जाएगी, करंट 4i आएगा। ऐसे कितने बच्चे थे जिन्होंने यही सोचा कि करंट 4i आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिलेंगे जिन्होंने ये सोचा कि डिस्टेंस कम हो गया तो इंटेंसिटी डबल हो गई इसमें, ठीक है ना, नहीं 4 टाइम्स हो गई तो करंट की वैल्यू 4i आएगी। अच्छा, अब यहां अपना वहम दूर करो। इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इज वैलिड फॉर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। सर ऐसा था क्या? ऐसा ही तो था, इसलिए तो खेला हो गया आपका। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ये रहा, मान लो मेरे हाथ में छोटा सा बल्ब है। अब अगर हम सोर्स को इससे डायरेक्टली कम ज्यादा करें तो बिल्कुल इंटेंसिटी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। यहाँ ऐसा नहीं है, जो लाइट आ रही है इस लेंस के थ्रू आ रही है, तो लेंस जितनी लाइट यहां भेजेगा इसके अपर्चर के ऊपर इंटेंसिटी डिपेंड करेगी, ठीक है ना। मजेदार था। तो इंटेंसिटी इसके अपर्चर के ऊपर डिपेंड करेगी। तो पहली बात, इंटेंसिटी फोकल लेंस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जितनी इंटेंसिटी ये लेंस भेज रहा है उतनी ये भी भेज सकता है अगर दोनों का अपर्चर सेम है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है दोनों की फोकल लेंथ कितनी है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट ले लो, 2 कॉन्वेक्स लेंस ले लो, ठीक है ना, दोनों को शार्पली फोकस करो, मतलब सनलाइट में ले जाकर शार्पली फोकस करो, फोकल लेंथ कम ज्यादा कर लो। पेपर तो दोनों ही जलाएंगे, ये थोड़ा ना एक नहीं जलाएगा एक कम जलाएगा, तो फोकल लेंथ पे रखने पर दोनों पेपर जलाएंगे। ये बात साबित कर रही है कि इंटेंसिटी अगर दोनों की बराबर है तो फोकल लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। तो इंटेंसिटी लेंसेस में अपर्चर के एरिया के प्रोपोर्शनल होती है, सही है ना। अब चेक करो, अपर्चर का एरिया यहां और यहां दोनों में सेम है, तो इसका मतलब दोनों लेंस सेम इंटेंसिटी फेंक रहे हैं। अगर दोनों सेम इंटेंसिटी फेंक रहे हैं तो भैया फोटो करंट चेंज ही क्यों होगा, वो तो वही का वही रहेगा। तो यानी ऑप्शन हो गया बी करेक्ट, पर मॉडिफाई करना हमारा काम है। मान लो मैंने सवाल ऐसे मॉडिफाई किया कि इस लेंस का अपर्चर डायमीटर डी है, सही है, इस लेंस का अपर्चर डायमीटर 2d है, तो फोकल लेंथ से कोई लेना देना नहीं है, अपर्चर से लेना देना है। अपर्चर आई थिंक आप जानते हो, नहीं जानते तो मैं बता दूं, लेंस ऐसे शेप का होता है, तो ये जो सर्कुलर पोर्शन आप देख रहे हो इसको अपर्चर बोलते हैं। तो एक का अपर्चर डायमीटर d है, एक का 2d है, राइट। तो बताओ फोटो इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो जिस इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू अपर्चर एरिया, एरिया को पुट करोगे पाई आर स्क्वायर या पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है ना। तो इंटेंसिटी एरिया के प्रोपोर्शनल या अपर्चर डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। तो एक का डायमीटर डी है, एक का डायमीटर 2d है, तो एक की इंटेंसिटी आई हो गई, तो एक की इंटेंसिटी हो गई 4i, ठीक है ना, डबल है तो 4 टाइम्स हो जाएगा।
तो एक का करंट अगर आई है तो दूसरे से करंट जाएगा 4i, तब जाएगा। तो खेल अच्छी तरीके से समझ लेना। लेंस के केस में इंटेंसिटी अपर्चर के ऊपर डिपेंड करती है, फोकल लेंस से कोई पंगा नहीं होता। तो मेरे ख्याल से पॉइंट आ गया होगा। इसलिए प्रॉब्लम लेंथी नहीं पर सटीक कंसेप्चुअल एग्जाम में फंसने वाला है, ठीक है ना। आ जाओ इस पे। कह रहा है लाइट ऑफ इंटेंसिटी इतना एंड वेवलेंथ इतना इज इंसिडेंटेड ऑन अ मेटल सरफेस। तो हमें लाइट की इंटेंसिटी दे रखी है, लाइट की वेवलेंथ दे रखी है। ये सवाल भी काफी अच्छा है और मेरा सजेशन ये है, लेक्चर के बाद जो जो मैं बोल रहा हूं अच्छे प्रॉब्लम है, सारे तो नहीं बोल रहा ना, जो जो अच्छे प्रॉब्लम है जिन पे हम खास तौर पे जोर दे रहे हैं, जिनको हम खास तौर पे मॉडिफाई कर रहे हैं, आपको उन सबको रिवाइज करना है, ठीक है। इज इंसिडेंटेड ऑन सरफेस, it completely absorbed by the surface, okay। 100 photon emit 1 electron। तो ये क्या चीज है, ये है फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। जैसे मैंने बोला था ना 75% भी थोड़ी देर पहले समझा रहा था कि 100 फोटोन टकराने पर 75 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, वैसे ही 100 फोटोन टकराने पर 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी हो गई 1/100। अच्छा, अब ये क्या जानना चाह रहा है, एरिया दे रखा है सेंटीमीटर स्क्वायर, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी। अप्रोच क्या रहेगी, लाइट की इतनी इंटेंसिटी टकरा रही है इतनी वेवलेंथ लेकर के, तो हम पता करेंगे कि इतनी इंटेंसिटी में कितने फोटोन पर सेकंड टकरा रहे हैं, सही है। 100 टकराने पर 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो इतने टकराने पर कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो पता चल जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता चल जाएंगे तो करंट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो अप्रोच समझ आया, पहले फोटोन निकालो, फिर उससे फोटो इलेक्ट्रॉन निकालो, फिर फोटो इलेक्ट्रॉन से करंट निकालो। इसलिए सवाल अच्छा है। तो इंटेंसिटी फॉर्मूला ब्रेक करते हैं, N/TA। देखो कितनी बार काम आ गया है ना, न्यूमेरिकल में भी काम आ रहा है, हम लोगों ने अभी थ्योरी बेस्ड प्रॉब्लम देखा था उसमें भी काम आ रहा है, फिर मैंने आपको एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ाई थी वहां पे भी काम आया। तो काफी अच्छा रिजल्ट है, हम लोग इसलिए इन चीजों पर काम कर रहे हैं। अभी सेकंड फेज के अंदर ऐसी चीजें फेज 1 के अंदर आपको कम दिखेंगी, फेज 2 के अंदर इन टाइप की चीजें मैंने ज्यादा रखी हुई ताकि आप गलत ना करके आओ यार, हर तरीके से आप परफेक्ट बनो। तो इंटेंसिटी 1 N/T, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10⁻⁻⁴, एनर्जी SC/λ। तो अभी इसको SC/λ रहने दो, उधर डाल देंगे इसको। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड जो प्लेट पर टकराएंगे उनकी क्वांटिटी हमारे पास हो गई। लैम्डा ऊपर गया बेटा, 10⁻⁻⁴ ऊपर गया। लैम्डा कितना दे रखा है, 5 × 10⁻⁷। नीचे आ गया हमारे पास HC 2 × 10⁻⁻25। बस सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड जो टकरा रहे हैं उनकी वैल्यू आ गई 5/2। 7 और 4 11, और ये 25 में से हम कर देते हैं माइनस, तो ये आ जाएगा 14। तो 10⁻14 14 ही आएगा ना, हाँ 14, ठीक है ओके। इतने फोटोन पर सेकंड टकरा रहे हैं। अब एफिशिएंसी कितनी है, 1/100, यानी 100 टकराने पर 1 फोटो इलेक्ट्रॉन निकलता है। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम जितने टकरा रहे हैं इनटू एफिशिएंसी, यानी 1/100। तो रिजल्ट आ गया, 100 से डिवाइड कर देते हैं, 5/2 × 10⁻12 इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं। समझ आ गया। अब करंट निकालना है, तो करंट हो गया NE/T। N/T नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट टाइम, वैल्यू ये रही, पुट करो। तो 5/2 × 10⁻12 और E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19। तो ये हो गया हमारे पास आ गया 4 × 10⁻7 दोनों -7, तो 0.4 माइक्रो एम्पियर। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो ऑप्शन हो गया हमारा बी करेक्ट। था ना मजेदार। तो ऑप्शन बी करेक्ट। काफी कुछ सीखने को मिल गया होगा आपको इस न्यूमेरिकल से, जितनी भी मतलब अटकी हुई चीजें होंगी ना सब आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब तो इसी तरीके से चलते रहो, मजे लेते रहो चीजों के। अब ये देखो 2 पेटेंटेड प्रॉब्लम है, ऐसा मैंने फेज 1 में भी रखा था, ऐसा मैंने फेज 2 में भी रखा, क्योंकि करके जाना चाहिए। और दूसरा प्रॉब्लम भी ठीक है, जो पीछे हमने किया अभी जस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ये उसका रिवर्स मोड है। दोनों के लिए मैं आपको 1 मिनट 15 सेकंड दे रहा हूं, शुरू हो जाओ। पहले प्रॉब्लम में बोल रहा है लाइट जब लैम्डा वेवलेंथ की है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 3V0 है। जब लाइट की वेवलेंथ 2 लैम्डा कर देते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 है। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। 2 इक्वेशन 2 अननोन बना के आपको प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो आई थिंक इक्वेशन तो बन गई होगी।
बस सॉल्यूशन जल्दी निकाल लो बेटा। ठीक है, आना शुरू हो गया आंसर। और दूसरे प्रॉब्लम में बोल रहा है पावर दे रखी है 10 की पावर -3 वॉट, वेवलेंथ दे रखी है, करंट दे रखा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसिडेंट फोटोन विल प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी आपसे पूछ रहा है, लगाओ दिमाग। तो परसेंटेज कितना होगा, यानी फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी इन परसेंट फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है। तो ठीक ठाक सवाल है, सेम अप्रोच पे चलना आप। तो मैं इसको अब, टाइम आपका अप हो रहा है, ठीक। अब मेरा प्रोडिक्शन सुनो, अभी भी बहुत से बच्चे इसके अंदर अटक रहे हैं, हाँ या ना। तो जो बच्चे इन प्रॉब्लम में अटक रहे हो उनको अच्छी तरीके से पता है आपको अभी इन सवालों की और प्रैक्टिस करनी है। तो बेटा लापरवाही मत करना और आप इसमें जरूर प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि इस साल आने का चांस है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं। पहला प्रॉब्लम, स्टॉपिंग पोटेंशियल 3v0, लाइट की वेवलेंथ लैम्डा। तो इक्वेशन बन गई 3e v0 sc बाय लैम्डा, ये तो बहुत आसान होता है, माइनस sc बाय लैम्डा नॉट। फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन आप देखोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया v0, लाइट की वेवलेंथ हो गई 2 लैम्डा, तो इक्वेशन बन गई 3 नहीं सॉरी कितना था v0, तो e v0 sc बाय 2 लैम्डा माइनस hc बाय लैम्डा नॉट। अब हमें लैम्डा नॉट निकालना है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, तो v0 को एलिमिनेट कर देते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, 3 इंटू 3, ये माइनस माइनस प्लस। अब आप इन दोनों को ऐड कर दो, ये 0 हो गया, यहाँ आ गया माइनस hc बाय 2 लैम्डा, यहाँ बचा हमारे पास प्लस 2hc बाय लैम्डा नॉट। तो यहाँ से आप देखो लैम्डा नॉट की वैल्यू आ गई 4 लैम्डा, खत्म काम। तो इसलिए इस प्रॉब्लम में ज्यादा देर का मतलब काम ही नहीं था, 30 सेकंड मोर देन एनफ है। अब यहाँ आते हैं, पावर दे रखी है और यहाँ पर हमें लाइट की एनर्जी दे रखी है, इससे हमें फोटोन पर सेकंड पता चल जाएंगे। तो पावर n/t टाइम्स ई, सॉरी n/t टाइम्स ई, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम जो एमिट हो रहे हैं वो हमें पता चल गए, या जो इंसिडेंट हो रहे हैं वो हमें पता चल गए। तो पावर डिवाइडेड बाय एनर्जी, पावर होगी बेटा 10 की पावर -3, एनर्जी होगी sc बाय लैम्डा, sc को मैं पुट कर रहा हूं अपना वही 2 इंटू 10 की पावर -25, लैम्डा दे रखा है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो ये हो गया एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10, 3 बिंदी उड़ा दो तो 5 इंटू 10 की पावर -7, तो रिजल्ट आ गया हमारे पास 5/2 इंटू 10 की पावर 15। इतने फोटोन पर सेकंड जाकर के टकरा रहे हैं। अब हमें करंट दे रखा है, करंट से हम क्या पता लगाएंगे, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड कितने हमारे पास आए। तो करंट की वैल्यू दे रखी है n/t टाइम्स ई। मेरे ख्याल से अब आपको ज्यादा अच्छा आइडिया लग रहा होगा, क्योंकि हम एक प्रॉब्लम लगा चुके हैं, तो इसके बाद फिर आपके अटकने का चांस अब कम हो जाएगा। बट अब मैं सजेस्ट यही करूंगा, फिर भी आप दोनों सवालों की वापस से प्रैक्टिस जरूर कर लो जिन बच्चों के नहीं हुए। तो करंट की वैल्यू है 0.16 माइक्रो एम्पियर, 10 की पावर -19 नहीं सॉरी माइक्रो है, 10 की पावर -6 आ गया, बाई ई आ गया 1.6 इंटू 10 की पावर -19। तो यहां से n/t की वैल्यू आ गई, ये हो गए हमारे फोटो इलेक्ट्रॉन। ये यहां से हम कैंसिल कर देते हैं, तो आई थिंक नीचे 1/10 बचेगा, 19 ऊपर चला जाएगा, 13 आ जाएगा, 13 और 10 की पावर 12 आ जाएगा। तो 10 की पावर 12 फोटो इलेक्ट्रॉन पर सेकंड एमिट हो रहे हैं। हमें चाहिए एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी होगी फोटो इलेक्ट्रॉन बाय फोटोन, यानी दोनों को हम डिवाइड में ले जाते हैं। 10 की पावर 12 बाय 5 ऊपर गया 2 इंटू 10 की पावर 15, परसेंटेज में चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये परसेंटेज में आ गई। तो एफिशिएंसी 5/2 हो गया 0.4, ये बचा हम 12 13 14, एक बचा नीचे 10 1/10, तो फाइनली रिजल्ट आ गया 0.04% इज द वैल्यू ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एफिशिएंसी। ऑप्शन हमारा बी करेक्ट। मजेदार था, ठीक है ना। तो इसमें आपको टाइम चाहिए था, मैंने आपको पूरा प्रॉपर टाइम दिया, इसमें आप 30 सेकंड में कर लेना चाहिए। बस ये टाइम का खेल है, जितना आप अभी देखो ऐसा लग रहा होगा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत कम टाइम मिल रहा है, तो बिना स्ट्रेस के तो ग्रेफाइट भी डायमंड नहीं बनता, तो बिना स्ट्रेस के तो आप भी कहां से डॉक्टर बन पाओगे। तो ये स्ट्रेस झेलना ही पड़ेगा हर हालत में, तब आप परफेक्ट बन पाओगे। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। फिर से हमारे पास दो अच्छे प्रॉब्लम है, और दोनों प्रॉब्लम के लिए मैं आपको दे रहा हूं फिर से 1 मिनट 15 सेकंड। स्टार्ट। पहला वाला प्रॉब्लम ठीक है, इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, ओके।
दूसरे वाले प्रॉब्लम में, हाँ ये मतलब ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाता है बुक के अंदर, 1 मिनट 15 सेकंड मोर देन एनफ है, कर लेना चाहिए आपको। वर्क फंक्शन दे रखा है फर्स्ट में 1.7 और स्टॉपिंग पोटेंशियल 10.4 दे रखा है। तो हमें पता करना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कहां से कहां जंपिंग हो कि हमें इतने एनर्जी का फोटोन मिल जाए, ठीक है ना। तो ये बेसिकली कनेक्ट कर रहा है बोर मॉडल को और फोटो इलेक्ट्रिक को। दूसरे प्रॉब्लम में फोटोन की एनर्जी दे रखी है, कैथोड पर इंसिडेंट होता है, मैक्सिमम एनर्जी के मैक्स दे रखी है आपको, और जब फोटोन की 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी इंसिडेंट होती है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी आपको निकालना है। दोनों ही बड़े काम के प्रॉब्लम है। तो आई थिंक आ गया है, फर्स्ट का तो आ गया बहुत से बच्चों का आंसर, शायद सेकंड में थोड़ा सा डाउट हो सकता है, तो मैं इसको अब रोक रहा हूं, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम मेटल सरफेस ऑफ वर्क फंक्शन इतना, तो वर्क फंक्शन 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और हमें स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 की वैल्यू दे रखी है 10.4 वोल्ट, ठीक है। तो एनर्जी, पहले हम एनर्जी निकाल लेते हैं, तो EV0 इक्वल्स टू E माइनस W, तो यहां से E की वैल्यू आ गई EV0 प्लस W, EV0 हो गया 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, W की वैल्यू हो गई 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आ गया 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें ये पता करना है ये एनर्जी का फोटोन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कहां से कहां के ट्रांजिशन के लिए मिलेगा। आ जाओ, 1 2 3 4 एनर्जी जानते हो ना हाइड्रोजन वाली, 13.6 3.4 1.51 और फिर 0.54, तो यहां से यहां अगर ट्रांजिशन होता है तो 10.2, यहां से यहां होता है तो 12.09, यहां से यहां होता है तो 12.75, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। फिर अगला होता है तो 13.06 समथिंग, इस तरीके से वैल्यू चलती है, बट हमें 12.1 चाहिए तो वो हमें मिल रहा है, 12.1 मिल रहा है 3 से 1 के ट्रांजिशन के लिए, तो ऑप्शन हमारे पास ए करेक्ट हो गया। तो सिंपल था ये सवाल। दूसरे प्रॉब्लम पर आते हैं, फोटोन विद एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसिडेंटेड ऑन कैथोड सी ऑन फोटो इलेक्ट्रिक सेल, ठीक है। द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इज इतना, तो के मैक्स इक्वल्स टू E माइनस W, तो पहली इक्वेशन में हमें E दे रखा है, के मैक्स दे रखा है, तो दैट मीन्स हम W निकाल लेंगे और W की वैल्यू में आ गई 3, मिल गई हमें 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो W हमारे पास आ गया। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है ये, जब फोटोन की एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो तो हमें पता करना है स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो लगाओ EV0 E माइनस W, एनर्जी हो गई 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, W हमने निकाल ही लिया 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो V0 की वैल्यू आ गई 3 वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया 3 वोल्ट। बट सवाल क्या कह रहा है, will reach the anode if the potential of A relative to C। अब A का पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाते वक्त जो एनोड होता है उसका पोटेंशियल नेगेटिव होता है, ठीक है ना, तभी तो वो स्टॉप करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो पोटेंशियल ऑफ A रिलेटिव टू C, ठीक है ना, ये हमारे पास आ गया माइनस का V0, यानी आंसर हो गया माइनस का 3 वोल्ट। तो ये बेसिक कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है, जिन बच्चों को कंफ्यूजन होगा वो यही होगा +3 -3, तो ऑप्शन है -3। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फिर से आपके सामने 2 न्यूमेरिकल है और ये फिर से वैसा ही है जैसा अभी हमने लास्ट प्रॉब्लम किया, ये अच्छा प्रॉब्लम है, तो शुरू करो। मैं इसके लिए आपको दे रहा हूं 1 मिनट, 1 मिनट बहुत है, 1 मिनट 15 सेकंड की इसमें जरूरत नहीं है, 30 सेकंड में आपको कर लेना चाहिए। पर पहले वाले में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है ना, और इसमें अगर आ गया तो 30 सेकंड में आ जाएगा, नहीं आया तो 2 मिनट भी खराब कर दोगे आप, तो भी नहीं आएगा। तो मेरे ख्याल से आप सोच रहोगे यार इसमें एनर्जी तो दे नहीं रखी सर, करें क्या, फंस गए। नहीं फंसो मत, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। और दूसरे वाले में भी फंस गए सर हम तो दोनों ही प्रॉब्लम तो ऐसे थे कि जो हम अटक गए जाकर के जनरली इसके अंदर। तो मजा आएगा आपको, ठीक है, जब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा अभी इसका, पहले एक बार टाइम अप होने दो। तो फोटो इलेक्ट्रिक के अंदर हम लोग जो प्रॉब्लम देख रहे हैं वो लेंदी नहीं है, आप एक भी प्रॉब्लम ये नहीं कह सकते सर बहुत लेंदी था, नहीं, पर सारे प्रॉब्लम ऐसे हैं अभी तक जितने टकराए वो ऐसे हैं कि ऐसा लगता है नहीं यार ये नहीं किया, और बिना करे अगर एग्जाम के अंदर गए होते तो जरूर हम नेगेटिव लेकर के आते और फिर हम रोते कि यार हमारा फिजिक्स के अंदर अच्छी तरीके से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो यही सारी चीजें रिवीजन में चाहिए होती है, एक एक चीज अच्छे से करा दो सारी चीजें परफेक्ट हो जाएंगी, ठीक है ना। अब देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत करा चुका मैं, ठीक है ना, लास्ट वाले फेज 1 में आपको
बाढ़ मिल जाएगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम्स, क्योंकि लास्ट ईयर क्या था ना, स्टूडेंट को ये था सर प्रीवियस ईयर करा दो, सर बहुत हाई लेवल पढ़ा दो, हमारा काम चल जाएगा। ठीक है भाई पढ़ दो, ठीक है, बहुत से बच्चे ये कहते हैं पढ़ा दो हमें, ठीक है पढ़ लो आप, बट एक्चुअली में ये परफेक्ट क्रैश कोर्स है। क्रैश कोर्स का मतलब यही होता है लास्ट मोमेंट पे आपको टीचर ने बिल्कुल परफेक्टली महीने डेढ़ महीने के अंदर जैसी चीजें एग्जाम में आनी होती हैं उन सवालों की प्रैक्टिस करा दी। थ्योरी नहीं होती क्रैश कोर्स में, प्रैक्टिस करनी होती है। ये उनके लिए होता है जिन्होंने थ्योरी पूरे साल पढ़ी है, घास नहीं खोदी पूरे साल, थ्योरी पढ़ी है, अच्छे से पढ़ा है, तब जाकर के क्विक रिवीजन और सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है ना, ये होता है क्रैश कोर्स जो हम कई सालों से कराते चले आ रहे हैं, या तो कोटा के अंदर या जहां भी पढ़ाया वहां पे। ठीक है ना, तो ऐसे आप प्रैक्टिस करो। तो ये नहीं कि खाली हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिया हमें आइडिया लग गया अब तो हम कर लेंगे, नहीं। प्रीवियस ईयर आते कितने यार, थोड़े बहुत ही तो रिपीट होते हैं, ठीक है वो करना जरूरी है, बट एक्चुअली में एग्जाम के अंदर क्या आना है वो चीज हमें पता होनी चाहिए। तो अब हम इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्चार्ज ट्यूब फिल्ड विद हाइड्रोजन फॉल्स ऑन कैथोड ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक सेल। द वर्क फंक्शन ऑफ द कैथोड इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन दे रखा है, हाइड्रोजन से लाइट इसके ऊपर फॉल कर रही है, हमें इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की डेफिनेशन कहती है कि अगर आपने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को रोक दिया तो इसका मतलब बैटरी का वोल्टेज उस वक्त जो है उसको स्टॉपिंग वोल्टेज बोला जाएगा। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तब मिलेगी जब मैक्सिमम एनर्जी का फोटोन यूज करोगे, है ना। अब डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस में मैक्सिमम एनर्जी कब मिलती है, जब इंफिनिटी से 1 में ट्रांजिशन हो। 13.6 उससे ज्यादा एनर्जी होती नहीं। तो कभी भी हाइड्रोजन गैस के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो आपको मैक्सिमम एनर्जी के फोटो इलेक्ट्रॉन को रोकना पड़ेगा, वो होगा 13.6 वाला। ये ज्ञान की बात थी, ठीक है ना। तो एनर्जी वो कभी नहीं देगा, वो आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये हो गई एनर्जी। अब तो हो गया सवाल तो ई वी नॉट इक्वल्स टू ई माइनस डब्ल्यू, तो 13.6 माइनस 4, तो ये हमारे पास आ गया 0.6 और 9.6 वोल्ट। ठीक है ना, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आ गई 9.6 वोल्ट। तो अगर आप बैटरी का वोल्टेज 9.6 या इससे ज्यादा रखते हो तो किसी इलेक्ट्रॉन की हिम्मत नहीं है कि वहां से उठ करके यहां आ जाए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक करंट 0 रहेगा। तो 9.6 से, बट हमें रिलेटिव टू ए बताना है तो साइन हम माइनस डाल देंगे, कौन सा बड़ा काम है, ठीक है ना। तो अब 9.6 से बड़ा रिजल्ट चाहिए, तो वो तो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, तो हमें 10 वोल्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल चाहिए होगा। मैग्नीट्यूड सोच करके चलना, -10 रिलेटिव टू ए, मैग्नीट्यूड बैटरी का 10 वोल्ट है, तब जाकर के वो के मैक्स को रोकेगा। पॉइंट समझ आ गया। कई बच्चे जो ये दिमाग लगा रहे हो 9.6 से तो -10 तो यार -9 से छोटा होता है, तो भैया वहां -10 रिलेटिव टू ए बोल रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का वो 10 वोल्ट है, वो 10 वोल्ट 9.6 वोल्ट से ऑब्वियसली ज्यादा है, ऐसे दिमाग लगाना है। तो अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर। द थ्रेशोल्ड wavelength for photoelectric emission is 5200 angstrom। तो 5200 एंगस्ट्रॉम की थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ना। अब अगर लाइट की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से ज्यादा कर दी तो एनर्जी कम हो जाएगी, कोई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। यानी अगर आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवाना चाहते हो तो वेवलेंथ मस्ट बी लेस देन थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब ये कहता है फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी एमिटेड व्हेन मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन फ्रॉम, कौन से सोर्स से लेने पर, ये 2 इंफ्रारेड के हैं, 2 अल्ट्रावायलेट के हैं। अब पंगा हो गया, इसमें आपको वेवलेंथ रेंज आनी चाहिए। देखो 5200 एंगस्ट्रॉम विजिबल रीजन हो गया, 400 से 700 नैनोमीटर, या 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम विजिबल रीजन में लाई करता है, तो ये हो गया विजिबल रीजन। हमें वेवलेंथ विजिबल से कम चाहिए, तो विजिबल से कम होता है अल्ट्रा वॉयलेट, ठीक है ना। वॉयलेट के पहले आता है अल्ट्रा वॉयलेट और इसके बाद होता है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड वालों की वेवलेंथ तो इससे ज्यादा होगी, एनर्जी इससे कम होगी, फोटो इलेक्ट्रिक होना नहीं। इन 2 ऑप्शन को कट कर दो, तो जो ऑप्शन बचे वो अल्ट्रा वॉयलेट वाले बचे। अब अल्ट्रा वॉयलेट में एक 10 वॉट का, एक 10 किलोवाट का है, तो कितना भी हो सोर्स का पावर हमें उससे लेना देना नहीं, उसकी फ्रीक्वेंसी जो है या उसकी वेवलेंथ जो है थ्रेशोल्ड से कम है, यानी दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे फोटो इलेक्ट्रिक करंट देंगे। तो इसलिए इसके 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक बी वाला और एक डी वाला। अब आपके एग्जाम में आता तो क्या होता, ये नन ऑफ दीज कर देता, ठीक है ना। तो इस तरीके से करके चेंज कर देता, बट मैंने चेंज नहीं किया, मैंने एज इट इज रखा ताकि आपको पूरा सिखा सकूं। चलते हैं आगे। अब देखो, अब हमारे पास आता है फिर से छोटा सा थ्योरी डी ब्रोगली का। देखो डी ब्रोगली के ऊपर प्रॉब्लम तो करके ही जाना है।
आसान होता है और डेविसन जर्मर भी हमें छोड़ के नहीं जाना, ठीक है ना। दोनों चीजें हमें जरूर करके जानी है। मैं एक बार याद दिला देता हूँ, पूरा डी ब्रोगली थ्योरी आपको बहुत डिटेल में, ग्राफ आपको बहुत डिटेल में फेज 1 में कराए हुए हैं, फिर भी यहाँ रिवीजन के लिए मैंने रखा हुआ है। देखो डी ब्रोगली मैटर वेव से एसोसिएटेड होता है, मतलब उसके पास, जिसके पास मास है, ठीक है ना। तो जिसके पास मास, मास तो सबके पास है मास, तो जिसके पास मास है उसके पास वेवलेंथ है, और उस वेवलेंथ का फॉर्मूला लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी हो गया, ठीक है ना। अच्छा, एम वी को हम मॉडिफाई करेंगे, बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, वैसे तो लिखा हुआ है लैम्डा इक्वल्स टू एच बाय एम वी, ये हो गई डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद मैटर वेव। एच बाय अंडर रूट 2m के लिख सकते हो, और एच बाय अंडर रूट 2m क्यू वी एक्सेलरेटिंग लिख सकते हो। इस पे एक बहुत शानदार प्रॉब्लम, शानदार तो बहुत है प्रॉब्लम मेरे पास, ठीक है ना। तो इसके अंदर हम लोग ने काफी अच्छे प्रॉब्लम डी ब्रोगली के सिलेक्ट करके रखे हुए हैं, दिखाता हूं। अब ये पेटेंटेड आ जाते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए देखोगे तो ये रिजल्ट होता है 1227 12.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, आपको सिर्फ यहाँ रूट वी का वैल्यू पुट करना है, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होगा क्योंकि नीचे वी हम पुट कर रहे हैं, तो वोल्ट एंगस्ट्रॉम हो गया, ओके, ठीक है। तो आप वी का वैल्यू जैसे ही डालेंगे तो यहां से ये वोल्ट वोल्ट के यूनिट कैंसिल आउट हो जाएंगे, लैम्डा हमारा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। सिमिलरली प्रोटॉन के लिए जो वैल्यू होती है दिस इज इक्वल टू 0.286 एंगस्ट्रॉम बोल लो इसको बाय रूट वी, तो 0.286 को आप लिख सकते हो 0.2 रूट 2, ये मैंने लास्ट ईयर भी बताया था, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉम, और नीचे रूट वी का वैल्यू हम डाल देंगे। मैंने वोल्ट डायरेक्ट कैंसिल कर दिया। 0.202 है तो हम इसको 0.2 लेकर के काम चला लेंगे बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। 0.101 है तो हम इसको 0.1 लेकर के काम चला लेंगे बाय रूट वी। तो ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल के डी ब्रोगली वेवलेंथ के स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो कि याद होने चाहिए। अब खाली डी ब्रोगली वेवलेंथ चार्ज पार्टिकल से एसोसिएटेड तो होती नहीं, अनचार्ज से भी होती है, ठीक है ना, गैसेस से भी एसोसिएटेड होती है, न्यूट्रॉन से भी एसोसिएटेड होती है, तो वो सारे फॉर्मूले ये रहे आपके सामने। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अनचार्ज पार्टिकल, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन अंडर रूट 3m के टी, एम जहां पर मास हो गया, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, और टी टेम्परेचर हो गया। हम इस तरीके से उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये बेसिकली डी ब्रोगली वेवलेंथ के हमारे पास कुछ जनरल फॉर्मूले आते हैं। अब ये देखो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, इसमें क्या होता है, हम यहां से इलेक्ट्रॉन गन के थ्रू इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कराते हैं निकल टारगेट के ऊपर, और फिर ये जो मूवेबल कलेक्टर होता है, अच्छा ये डेविसन जर्मर बताता क्या है, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ये बताता है कि ये जो डी ब्रोगली था जिसने ये बताया, ये हाइपोथेसिस थी कि जो मैटर पार्टिकल होते हैं वो भी वेव की तरह बिहेव करेंगे, तो ये डी ब्रोगली की हाइपोथेसिस को करेक्ट साबित करता है कि हाँ भाई वाकई में ये जो मैटर पार्टिकल होते हैं ये पर्टिकुलर वेव से एसोसिएटेड होते हैं। अब देखो कैसे, तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट कराए, और ये यहाँ पर आप रिसीवर बोलो या कलेक्टर बोलो, इसको फाई के एंगल पर, फाई को बोलते हैं डिफ्रैक्शन का एंगल, ये अभी हम सारा डिटेल से देख लेंगे, कलेक्ट करना शुरू किया। तो एक पर्टिकुलर एंगल पर जो कलेक्टेड इलेक्ट्रॉन से उनकी इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली, और जब हमने इलेक्ट्रॉन को यहाँ एक्सेलरेट कराया तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की कुछ ना कुछ वैल्यू रखी होगी। तो आप पूरी कहानी समझो, तो निकल क्रिस्टल से टकराया, टकरा करके डिफ्रैक्ट हुआ, तो इस फाई को बोलते हैं डिफ्रैक्शन का एंगल, और ये जो इलेक्ट्रॉन की बीम को बोलते हैं डिफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन बीम। अब यहाँ दो डिस्टेंसेस होते हैं, एक ये, इसको बोलते हैं इंटरप्लेनर डिस्टेंस, चीजें ध्यान से समझना, और एक ये, इसको बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। क्वेश्चन लगाते वक्त ये देखना पड़ता है इंटर प्लेनर डिस्टेंस पूछा है या इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पूछा, दोनों पे ही सवाल है, मजा आएगा आपको सीखने में। तो देखो रिजल्ट तो आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ का 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, या d sin फाई इक्वल्स टू n लैम्डा। कब कौन सा यूज करना है ये बड़े संभाल करके, इसके अंदर मैंने दो सवाल रखे हैं जिनके अंदर आपको सिखाऊंगा। पहले मीनिंग समझो, स्मॉल डी डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्लेन, यानी इसको बोलेंगे इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो जब इंटरप्लेनर डिस्टेंस की बात चल रही हो तो हम रिजल्ट 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा, जहां थीटा को बोलते हैं हम लोग ग्रेजिंग एंगल, ठीक है ना। तो थीटा को ग्लांसिंग एंगल या ग्रेजिंग एंगल बोला जाता है, फाई को एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है ना। अच्छा, कैपिटल डी क्या कहलाता है, डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, तो इसको हम बोलते हैं इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इज कैपिटल डी, इंटरप्लेनर डिस्टेंस इज स्मॉल डी। एन हो गया ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, लैम्डा हो गया डी ब्रोगली वेवलेंथ। अच्छा, लैम्डा निकालने के लिए अगेन हम लोग इलेक्ट्रॉन है तो 12.27 बाय रूट वी का रिजल्ट यूज कर लेंगे। अब ये पूरी कहानी यहां पर है। तो जब 54 वोल्ट
का पोटेंशियल डिफरेंस, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल यूज किया गया, डिफ्रैक्टिंग एंगल 50 डिग्री का रखा गया, तो इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली, ठीक है ना। अच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ की वैल्यू निकाली, तो जो डी ब्रोगली से फॉर्मूले से आ रही थी हमारे पास वेवलेंथ 12.27 बाय रूट वी 1.67 के आसपास आएगी, वही हमारी यहाँ से आ रही थी, जो अपना डिफ्रैक्शन का फॉर्मूला ब्रैग्स लॉ है उससे आ रही थी। तो ये साबित करता है कि डी ब्रोगली और ब्रैग्स लॉ सेम वेवलेंथ दे रहे हैं, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस करेक्ट है, ठीक है ना। अच्छा, बाकी आप पीक्स देख सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस और डिफरेंट डिफरेंट एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन के लिए हैं, ठीक है ना। ये मैक्सिमम हमें कब मिलता है, ये ध्यान रखना, 54 वोल्ट और डिफ्रैक्शन एंगल 50 डिग्री। थीटा और फाई का रिलेशन ये बड़े आराम से निकाल सकते हो, इन तीनों का सम जो होगा 180 के बराबर होगा, तो 2 थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो 2 थीटा प्लस फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहां से थीटा फाई का रिलेशन आ गया, भूल गए तो आप डायरेक्ट डायग्राम बना करके कर सकते हो। मेन दो रिजल्ट ध्यान रखते हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। आगे बढ़ते हैं, तो दो आपके सामने कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, इनके लिए मैं आपको सिर्फ 30 सेकंड दे रहा हूं, ठीक है ना। आप फटाफट से अटेम्प्ट करो, पहला वाला और दोनों मतलब आसान है। अच्छा, इनका ये है कि ये मैंने एग्जाम्पलर से उठा करके आपको दिए हैं, फर्स्ट तो नहीं, इसके बाद के जितने भी ये सारी एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम है, 3-4 प्रॉब्लम का सेट है। एक बार 2018 में एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम आया था, तो काफी अच्छे थे, इसलिए मैंने रख दिए यहाँ पे। तो 30 सेकंड के अंदर आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको सर बातों में ही टाइम निकल गया तो कर लो, अब कर लो, अब कौन सा टाइम, अभी भी बहुत टाइम है, कर सकते हो, ठीक है। चलो मैं 10 सेकंड और दे रहा हूं। तो मेरे ख्याल से आप बच्चों का आ गया आंसर, फर्स्ट वाला तो आ गया, सेकंड वाले में कुछ खास है नहीं, ठीक है। चलो देखो, अब हमें पता करना है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल जिनकी सेम एनर्जी हो कि डी ब्रोगली वेवलेंथ कैसे एसोसिएटेड होगी। तो लैम्डा का फॉर्मूला हो गया h/√2m के, तो यहां से लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट एम, तो जिसका मास ज्यादा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी। तो हम मास अरेंज कर लेते हैं, सबसे ज्यादा मास अल्फा का, फिर आ गया मास न्यूट्रॉन का, फिर आ गया मास प्रोटॉन का। अच्छा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का नियरली सेम होता है, तो वो वेवलेंथ हमें बराबर दिख जाएगी, वो ऑप्शन के हिसाब से हम करेक्ट कर देंगे। ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो लैम्डा अल्फा, फिर लैम्डा न्यूट्रॉन, फिर लैम्डा प्रोटॉन और फिर लैम्डा इलेक्ट्रॉन। अब आप चेक करो, हर ऑप्शन में प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर दे रखा है, तो जैसा दे रखा है उसके हिसाब से हम चल लेते हैं। तो इन दोनों की वेवलेंथ आपस में बराबर कर लेते हैं। अब आप ऑप्शन ढूंढ लो इसका, आई थिंक ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, इलेक्ट्रॉन जो है वी नॉट की वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, वी और वी आपस में परपेंडिकुलर है, तो इलेक्ट्रॉन का पास सर्कुलर हो जाएगा, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, तो लैम्डा इक्वल्स टू h/mv कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। वैसे भी आपको यहाँ मैग्नीट्यूड डालना है, वेवलेंथ स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर तो लगता नहीं उसके आगे तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो नाइदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस विद टाइम, तो हमारा ऑप्शन हो गया रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब देखो, ये फिर से एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, मैं इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, ठीक है। शुरू हो जाओ फटाफट से। इसी तरीके का प्रॉब्लम आया था आपका 2018 में, 18 या 19 भी हो सकता है। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी दे रखी है v नॉट आई कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस आई कैप की तरफ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ टी टाइम पर बतानी है। वैसे जनरली इस प्रॉब्लम में स्टूडेंट 1 मिनट लेता है, पर मैंने थोड़ा सा प्रेशर बनाने के लिए 30 सेकंड ही दिया है। आई थिंक आ गया होगा। चलो 5-10 सेकंड और ले लो, फटाफट से करो। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। देखो डायग्राम ये रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, मैग्नीट्यूड इसका ई नॉट है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, हमने इधर साइड राइट साइड पर प्रोजेक्ट किया। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगी, वो फोर्स फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, वैल्यू ई नॉट। इस फोर्स के कारण इसके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा ई नॉट बाय एम। हमें टी टाइम पर निकालना है, तो हम पहले टी टाइम पर इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन लगा करके यू हो गया वी नॉट प्लस ए हो गया ई नॉट बाय एम इंटू टी। अब लैम्डा चाहिए, तो लैम्डा हो गया h/mv, एम इधर रखा, v की जगह हमने डाल दिया वी नॉट प्लस ई नॉट बाय एम इंटू टी। अब देखो आप, हमें लैम्डा नॉट के टर्म, लैम्डा नॉट यानी इनिशियल वेवलेंथ के टर्म में देना है, तो वी नॉट बार खींच लो, तो h/mv नॉट लैम्डा नॉट हो गया, बाय यहाँ बचा 1 प्लस ई नॉट टी बाय mv नॉट, राइट। तो मेरे ख्याल से आप आंसर देख लोगे, लैम्डा नॉट बाय, तो लैम्डा नॉट बाय इसमें है, इसमें नहीं है, इसको बाय करो, इसको बाय करो, इसको बाय करो, तो लैम्डा नॉट बाय ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये फिर से एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए मैं आपको 45 सेकंड दे रहा हूं, शुरू हो जाओ। अब बस ट्विस्ट इतना है, अब वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ है, फील्ड वाई एक्सिस की तरफ है, और इलेक्ट्रॉन को ही प्रोजेक्ट किया गया, लैम्डा नॉट उसने खुद ही बता दिया। हमें टी टाइम पर डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालनी है।
ठीक है ना। सेम प्रोसीजर लगाते हुए v निकालो, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, गलत नहीं होना चाहिए। इसमें पैराबोलिक पाथ बनेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा रहेगा ये, बिल्कुल। ये थोड़ी सी हिंट थी आपके लिए। आ गया आंसर कई बच्चों का तो। ठीक, मैं रोक रहा हूं। देखो, इलेक्ट्रॉन को प्रोजेक्ट किया v नॉट की वेलोसिटी से x एक्सिस की तरफ, फील्ड हमें y एक्सिस की तरफ दे रखी है, पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। तो अब जो एक्सेलरेशन आएगा, ये एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, वैल्यू हो जाएगी ई नॉट बाई एम, सेम। और इसका पाथ इस तरीके से हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास x की तरफ वेलोसिटी होगी, वो तो कांस्टेंट रहेगी। y की तरफ जो वेलोसिटी होगी वो हम निकाल लेंगे u प्लस ए टी से। मैं डायग्राम में ही खत्म कर दे रहा हूँ। y एक्सिस की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, तो फाइनली वेलोसिटी आ गई ई नॉट बाई एम इंटू टी। अब हम क्या करेंगे, नेट वेलोसिटी निकालेंगे, वो हो जाएगी अंडर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी वी नॉट स्क्वायर प्लस ई नॉट टी बाई एम का होल स्क्वायर, राइट। अब लैम्डा की वैल्यू लिख लेते हैं, h बाई एम वी। इधर से वी नॉट स्क्वायर बाहर निकाल लो, तो रूट के बाहर वी नॉट आ जाएगा, रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस ई नॉट टी बाई एम वी नॉट का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप लिख सकते हो लैम्डा नॉट बाय 1 प्लस ई नॉट टी बाई एम वी नॉट का स्क्वायर होल टू द पावर 1/2। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो लैम्डा नॉट बाय, अब पहले तो जिनमें बाय नहीं उनको बाय करो, ये गया, ठीक है ना, ये गया, इन दोनों में से तो कोई हो नहीं सकता। अब लैम्डा नॉट बाय हमें मिल रहा है पावर हाफ, यानी रूट वाला ऑप्शन, ये नहीं गया, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो गया, है ना। बिल्कुल स्मार्टली हम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर रहे हैं। आप इवन इस प्रॉब्लम को 30 सेकंड में भी कर सकते हो। तो मेरा सजेशन ये, वापस से जरूर कर लेना ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले प्रॉब्लम, ठीक है। चलते हैं आगे। अब ये दो छोटे छोटे न्यूमेरिकल, इनके लिए आपको फिर से 30 सेकंड का टाइम मिलता है दोनों के लिए। ये लॉग लॉग ग्राफ है, बड़ा फेमस ग्राफ कहलाता है डी ब्रोगली के अंदर, मेरे ख्याल से बच्चों ने पढ़ा होगा। तो जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो डायरेक्ट याद होना चाहिए, तो टिक कर सकते हो, अदरवाइज आप इक्वेशन से भी लिख सकते हो। दूसरा एक छोटा न्यूमेरिकल है, बट ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा कॉमन है एग्जाम के अंदर, मतलब चांसेस अच्छे हैं इसके आ जाने के, तो अटेम्प्ट करो आप। लॉग लॉग ग्राफ हमने फेज 1 में भी देखा था, टेस्ट में भी मिलेगा आपको, मैं इसको यहां रोक रहा हूं। तो लॉग लॉग ग्राफ कैसे, लैम्डा इज इक्वल्स टू h बाय रूट अंडर 2me। तो लॉग लॉग ग्राफ देखेंगे तो लॉग लैम्डा इक्वल्स टू लॉग ये h बाय रूट अंडर 2m को अलग करो, ठीक है, माइनस लॉग रूट e को अलग करो। तो अब बन गया लॉग लैम्डा इक्वल्स टू हाफ लॉग e माइनस ये माइनस हाफ लॉग ई प्लस ये c कर दो कांस्टेंट, तो y इक्वल्स टू माइनस एम एक्स प्लस सी। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। तो लॉग लैम्डा वर्सेस लॉग ई, यानी ऑप्शन हमारा सी करेक्ट। अब दूसरा प्रॉब्लम कह रहा है प्रोटॉन एंड अल्फा आर एक्सेलरेटेड बाय सेम पोटेंशियल। तो दोनों का पोटेंशियल हमें सेम दे रखा है, वी हैव टू कंपेयर देयर वेवलेंथ। तो लैम्डा प्रोटॉन मैंने अभी आपको बताया 0.2 रूट 2 बाय वी, ठीक है ना, और लैम्डा अल्फा 0.1 बाय रूट वी, सॉरी रूट वी। अब आपको दोनों का रेशियो चाहिए, तो लैम्डा प्रोटॉन बाय लैम्डा अल्फा 0.1 से ही उड़ा दो, रिजल्ट आ गया 2 रूट 2 इज टू 1। 2 रूट 2 तो दिख नहीं रहा, तो इसको अंदर ले जाओ, तो रूट 8 इज टू 1। ऑप्शन सी करेक्ट। तो हो सकते थे ना 30 सेकंड में आराम से, कहीं मुश्किल नहीं है, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो इसी तरीके से, ठीक है ना। थोड़ा टाइम ले लो एक्स्ट्रा, मना नहीं है, बट ये नहीं कि जो 30 सेकंड का उसके लिए 5 मिनट ले रहे हो, वो जस्टिफाइड नहीं है। ये प्रॉब्लम आपको अटेम्प्ट करना है, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है जो मैं बोल रहा था ना, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल पर रखा हुआ है, इसके लिए 45 सेकंड में आपको दे रहा हूं, शुरू हो जाओ। तो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, 50 वोल्ट से उसको एक्सेलरेट करते हैं। डी ब्रोगली वेवलेंथ हमें बतानी है कि कितनी होगी अब, ठीक है ना। तो यहां बस थोड़ा सा कंसेप्ट का खेल है, बाकी कुछ खास नहीं है इसमें भी, बट थोड़ा सा कंसेप्ट का खेल है और छोटी सी कैलकुलेशन मैनेज करनी आनी चाहिए, इतना आ जाता है खैर सब बच्चों को। तो आई थिंक आ गया कईयों का तो आंसर, ठीक है, अच्छी बात है। तो आपका टाइम अप होने वाला है, तो मैं इसको अब रोक रहा हूं। अच्छा, अब ये मेरे ख्याल से काफी लेक्चर हो गए हमें ये टाइम बाउंडेड प्रॉब्लम करते करते, तो अब आपकी आदत तो पड़ जानी चाहिए।
जिन बच्चों की आदत नहीं पड़ रही, नहीं हमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो भैया अब ये प्रैक्टिस थोड़ी सी ढीली ढाली चल रही है, करना तो देखो इतनी देर में ही है, कर लोगे तो सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं करोगे तो फिर 1 साल तैयारी करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली फाइनली सच यही है कि करना तो ऐसे ही है, ठीक है ना। और बाकी मन को बहलाने के लिए नहीं हम 2 मिनट ले लेंगे, 2.5 मिनट ले लेंगे, वो मन को बहलाने वाली बात होगी, चॉइस आपकी है। मेरी तरफ से तो यही फाइनल है भैया, ऐसे ही कर लो, आप सिलेक्ट हो गए। बाकी जिनको अपना दिल खुश करना है वो अपना 2-2.5 मिनट 3 मिनट करते रहो। तो इलेक्ट्रॉन की पहले हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। कैसे? डेल्टा के वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो, इक्वल्स टू वर्क डन हो गया। अब बैटरी वर्क कर रही है एक्सेलरेट कराने के लिए, तो ईवी एक्सेलरेटिंग इक्वल्स टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई के इनिशियल प्लस ईवी एक्सेलरेटिंग, ठीक है ना। अब वो जो हम यूज करते थे ना डी ब्रोगली का फॉर्मूला, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट 2m के, फिर हम के को पुट कर देते थे क्यू वी एक्स, वो इसलिए होता था क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होती थी, यहां 0 नहीं है। तो बस इतना सा पंगा था, ठीक है ना, पर ये था इसलिए मैंने आपको सिखाया। अब चलते हैं हम इसको सॉल्व करते हैं। के फाइनल के इनिशियल हो गया 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ईवी एक्सेलरेटिंग हमारे पास हो गया 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो फाइनली काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब लैम्डा का फॉर्मूला, तो अब नया एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल की जगह आप लिख सकते हो 150, ठीक है ना, 150 नहीं लिखना मत लिखो यार, अंडर रूट 2m के लिख लो, के की जगह आप पुट कर दो 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो इलेक्ट्रॉन का मास √2 और h, ये वही कांस्टेंट जनरेट करेंगे 12.27, और नीचे बचेगा रूट अंडर 150, आंसर आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। अब रूट 150 डरने की जरूरत नहीं है, 144 का रूट 12 होता है, तो 150 का रूट 12 पॉइंट समथिंग होगा, तो 12.27 डिवाइडेड बाय 12.2 के आसपास ही होगा, तो यानी नियरली आंसर हमारे पास 1 एंगस्ट्रॉम ही आ गया। तो क्यों दिमाग लगाना, सीधे ऑप्शन ए करेक्ट। समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से ये। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, 45 सेकंड इसके लिए मैंने आपको दिए। तो ये हमें मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, चार्ज पार्टिकल नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा संभाल करके यूज करना। क्वेश्चन खास है, क्या खासियत है अभी पता चल जाएगी जब मैं सॉल्व करूंगा। आप करो पहले, गलती भी मैं बता दूंगा क्या होती है इसके अंदर आम स्टूडेंट से, अगर जो बिना प्रैक्टिस के इस सवाल को अटेम्प्ट करता है तो 45 सेकंड है आपके पास इस प्रॉब्लम में। जनरली प्रैक्टिस करी हुई हो तो 30 सेकंड के अंदर इजीली आप इस प्रॉब्लम को कर सकते हो। हाइड्रोजन और हीलियम के मॉलिक्यूल्स हैं, 27 और 127 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो उनकी वेवलेंथ का रेशियो, तो कुछ बच्चों का आ गया रिजल्ट, मैं इसको रोक रहा हूं। देखो, अनचार्ज पार्टिकल की डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था, h अपॉन अंडर रूट 3m kT, के की जगह हम लोगों ने हाँ वही 3m kT लिख लो, सही है। के तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो गया, वैसे ही कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट mt, m यहां पर मोलर मास हम ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब लैम्डा हाइड्रोजन बाय लैम्डा हीलियम का रेशियो निकालना है, तो ये आ जाएगा, अब रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा मास ऑफ हीलियम जो कि हो गया 4, टेम्परेचर ऑफ हीलियम जो कि हो गया 400 केल्विन में लेना है, ठीक है ना। नीचे आ जाएगा मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H2 होता है, 1 नहीं लेना, H2, तो 2 आ जाएगा, गैस है, मॉलिक्यूल की बात चल रही है। टेम्परेचर हो गया 300, ये यहां से गया, और रिजल्ट आ गया हमारे पास रूट अंडर 8/3, तो रेशियो आ गया रूट 8/3, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखो, आराम से 30 सेकंड का था ये। नेक्स्ट आपके सामने 2 प्रॉब्लम है, और दोनों के दोनों आसान है। पहला वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला तो मैंने ऐसे ही दे दिया आपको, 30 सेकंड टाइम। बोर ऑर्बिट के लिए है, ठीक है ना, बोर ऑर्बिट के लिए भी डी ब्रोगली जरूर आना चाहिए एग्जाम में जाने से पहले। और दूसरा वाला आपका मोमेंटम कंजर्वेशन का है, मैंने हिंट तो हिंटा दे दिया आपको पूरा। चलो करो आप इसको सॉल्व। फर्स्ट और सेकंड बोर ऑर्बिट में लैम्डा 1 लैम्डा 2 का रेशियो, और दूसरा हमें बोल रहा है कि एक मास है में डिके करता है 2 पार्टिकल में, तो उनकी डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो। 5 सेकंड और ले लो पर इतने में आंसर आ जाना चाहिए, मैं रोक रहा हूं। इस सवाल के अंदर जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ा नहीं है उनसे गलती क्या होती है, ये गलती अच्छी तरह एक्सेप्ट कर लेना, जो गलती होती है ना वो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। हाँ सर हमसे ये गलती हुई थी, अब हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, सीख गए। तो देखो इसके लिए हम कैसे करते हैं, तो 2πr इक्वल्स टू एन लैम्डा, ये हो गया हमारा जनरली जो अपना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है जिससे बोर का सेकंड पोस्टुलेट डिराइव होता है, ये वो रिजल्ट मैंने लिखा, पर अभी कंप्लीट नहीं है। रेडियस ऑफ nth बोर ऑर्बिट को हम यहाँ पुट करते हैं 2πr0 n² by z,
एन लैम्डा, एन से एन कैंसिल हुआ, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 2 पाई आर नॉट एन बाई जेड। ये है स्पेशल रिजल्ट। तो जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा होता उनकी गड़बड़ी क्या होती है, उनको ये एन नीचे टांग देते हैं, आर को भूल जाते हैं बेचारे, ठीक है ना। तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन लेके चल देते हैं, जबकि लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन है। तो अगर यहाँ ग्राफ भी बन जाता है, लैम्डा वर्सेस एन का ग्राफ पूछे अपना क्या नाम है इसका, डी ब्रोगली वेव का बोर ऑर्बिट के लिए, तो लैम्डा वर्सेस एन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू ओरिजिन, ठीक है ना। हाँ, जेड फिक्स रहना चाहिए। तो अब हम आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब प्रॉब्लम में क्या हुआ, लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 का रेशियो निकालना है, तो वो हो गया n1 बाय n2। कौन सी ऑर्बिट के लिए, फर्स्ट एंड सेकंड, तो 1/2, खत्म काम। तो ऑप्शन बी करेक्ट। और जिन्होंने ये नहीं किया होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन ले लिया होगा, उनकी उल्टी गंगा बह रही होगी, 2:1 आंसर आ रहा होगा, इसलिए नेगेटिव हो जाता है। अब दूसरे सवाल में ये m मास रेस्ट पर है, एक्सप्लोड हुआ, दो पार्टिकल में जाता है, m1 और m2, ये v2 की वेलोसिटी से इधर गया, ये v1 से इधर गया, मोमेंटम कंजर्व होता है, तो m1 v1 इक्वल्स टू m2 v2 हो गया, मोमेंटम बराबर हो गया, तो लैम्डा 1 इक्वल्स टू लैम्डा 2 हो गया, तो रेशियो 1:1 आ गया। तो ये जनरली सबको पता होता है, इसमें तो गलती नहीं हुई होगी। हाँ, यहाँ हो सकती है। चलते हैं आगे। अब देखो, अब आ गया स्पेशल प्रॉब्लम, ये आपका संभाल करके करना, ठीक है ना। इस प्रॉब्लम में मैं आपको 45 सेकंड दे रहा हूं। डेविसन जर्मर का प्रॉब्लम है, तो डेविसन जर्मर के दो प्रॉब्लम मैंने रखे, आराम से एक एक की सोच समझ करके करना, गलत नहीं होना चाहिए। और मैंने जो बताया था क्या सोचना है, इंटरप्लेनर या इंटर एटॉमिक, उसके हिसाब से डेविसन जर्मर का फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, इस प्रॉब्लम में हो सकता है कैलकुलेशन में आपको टाइम ज्यादा लगे, कंसेप्ट में नहीं लगेगा, कैलकुलेशन में ज्यादा लग सकता है। तो मैं आपको ज्यादा ही दे रहा हूं, 1 मिनट ले लो, 1.25 मिनट ले लो, पर गलत मत करो। एक प्रॉब्लम के लिए 1 मिनट 15 सेकंड बहुत कम प्रॉब्लम में मैं देता हूं, बट इसमें आपको दे दिया। करो। अब इतनी देर में आंसर आने शुरू हो जाने चाहिए, ठीक है ना। अब इससे ज्यादा टाइम हम इसमें अफोर्ड नहीं कर सकते डेविसन जर्मर में। 1 मिनट 15 सेकंड मोर देन एनफ है, तो आई थिंक मैं इसको रोक रहा हूं। तो डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट ये कहता है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, इससे उसको एक्सेलरेट कराया, तो एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हो गया 60 वोल्ट, ठीक है। falls normally on the surface of crystal and maximum intensity is obtained at 60 degree to the direction of incident beam। तो incident beam से 60 डिग्री के डायरेक्शन पर, तो यानी ये एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन की वैल्यू 60 डिग्री हो गई, ओके। द इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, तो हमें निकालना है कैपिटल डी का वैल्यू, सही है। इंटर एटॉमिक, इंटर प्लेनर नहीं पूछा उसने, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन द लैटिस प्लेन ऑफ द क्रिस्टल इज, तो अब लगा दो रिजल्ट, तो डी साइन फाई इक्वल्स टू एन लैम्डा, ठीक है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, तो कैसे करेंगे, लैम्डा को हम डी ब्रोगली से पुट करेंगे, एन की वैल्यू हम ले लेते हैं 1, ठीक है ना, फर्स्ट मैक्सिमा के लिए बात कर रहे हैं। डी हमें दे ही रखा है, डी हमें निकालना ही है, तो डी साइन 60, एन की जगह 1, लैम्डा की जगह 12.27, ठीक है ना, देख रहे हो, एंगस्ट्रॉम बाय रूट अंडर वी विच इज रूट अंडर 60। तो अब कैलकुलेशन देखते हैं इसकी, साइन 60 हो गया √3/2, इधर आ गया 12.27 बाय रूट अंडर 60। अब देखो यहाँ दो पंगे हैं, √60 भी नहीं पता कितना होता है, √3 1.73, या तो दोनों को अलग अलग पुट करो, 2 बार मरो, ठीक है ना, और सॉल्व करो। तो बेहतर है कि एक ही बार कैलकुलेशन फाइनली अप्रोक्सीमेशन के साथ सिंप्लीफाई कर लेंगे। √3 इधर लाओ, तो डी का वैल्यू हो गया 12.27, आंसर एंगस्ट्रॉम में आएगा, टाइम्स 2 बाय रूट अंडर 180। अब रूट 180 कितना होता है, देखो 169 का रूट हो जाता है हमारे पास 13, ठीक है ना, तो 169 और ये तकरीबन 180 है, तो 13 से थोड़ा सा बड़ा, तो डी का वैल्यू आ जाएगा 12.27, बस इससे हमें आंसर मिल जाएगा अप्रोक्सीमेशन में, 13 से थोड़ा सा बड़ा, 13.3 या 4 के आसपास ले लो, इंटू 2 एंगस्ट्रॉम। अब चेक करो, ये डाटा 1 से तो छोटा ही है, तो आंसर 2 से छोटा आएगा। अब 2 से छोटा आंसर, 2 से ये छोटा मतलब ये नहीं बहुत ज्यादा छोटा, 1 से भी छोटा हो जाएगा, तो 2 से थोड़ा सा छोटा ये हो नहीं सकता, ये बहुत ज्यादा छोटा हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट मिल रहा है, 1.8 एंगस्ट्रॉम। तो 1.8 एंगस्ट्रॉम इज इंटर
एटॉमिक डिस्टेंस। तो मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। इस तरीके से करके हम डेविसन जर्मर को अटेम्प्ट करते हैं। और एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम के लिए भी आपको, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है, मैंने आपको दिया 45 सेकंड करो। इसमें फिर से वही इंटर एटॉमिक डिस्टेंस दे रखा है कैपिटल डी, और हमें दे रखा है मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन हमें पता करना है, यानी एन की वैल्यू निकालनी है, और इलेक्ट्रॉन बीम का एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल 100 वोल्ट दे रखा है। तो मेरे ख्याल से अब कॉन्फिडेंस आ गया होगा, अब आप इसको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो अब तो 45 सेकंड मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है आपके लिए डेविसन जर्मर में। तो बस यही ध्यान रखना है, कैपिटल डी स्मॉल डी क्या पूछा जा रहा है, क्योंकि कई बच्चे बस बुक के अंदर 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा पढ़ के चले जाते हैं, गलत कर देते हैं फिर वो। तो मैं इसको अब रोक रहा हूं। देखो कैपिटल डी की वैल्यू 2.8 एंगस्ट्रॉम है। हाँ, इसमें पंगा ये फाई नहीं दे रखा, ठीक है ना, डिफ्रैक्शन का एंगल नहीं दे रखा, बट एक स्पेशल बात बोल रखी है मैक्सिमम ऑर्डर, ठीक है ना, मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन हमें निकालना है। उसका मतलब बताता हूं मैं। तो एन की मैक्सिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल हमें दे रखा है 100 वोल्ट। लगाते हैं फॉर्मूला डी साइन, अच्छा साइन फाई को कैसे मैनेज करना वो भी आपको पता चल जाएगा, इक्वल्स टू एन लैम्डा। हमें n की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो साइन फाई मैक्सिमम होना चाहिए। साइन फाई ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 1 हो सकता है, यानी इसमें डिफ्रैक्शन का एंगल 90 डिग्री हो गया। तो जब हमें n की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो फॉर n टू बी मैक्सिमम रिजल्ट मिल गया d साइन फाई की जगह 1 बाय लैम्डा, लैम्डा हम पुट कर देंगे। तो d की जगह इंटर एटॉमिक डिस्टेंस आ गया 2.8 एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा की जगह 12.27, और ऊपर चला गया रूट अंडर v विच इज रूट अंडर 100 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कैंसिल आउट हो जाएगा, देखते हैं क्या आता है। तो ये हो गया 10, तो बेसिकली ऊपर आ गया 28 है ना, डिवाइडेड बाय 12.27। तो ये आ रहा है तकरीबन हमारे पास 12 से इसको आप कैंसिल आउट करोगे तो 2 से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। तो n की जो मैक्सिमम वैल्यू हो गई, जो हम यहां पर कंसिडर कर सकते हैं 2 पॉइंट समथिंग है, तो और ज्यादा तो ले नहीं सकते क्योंकि हमने साइन फाई मैक्सिमम कर दिया। तो n की मैक्सिमम वैल्यू यहां पर 2 पॉसिबल है। तो अब आप ऑप्शन देख लो, इसके अंदर हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो मजेदार था। अब आपके फोटो इलेक्ट्रिक डी ब्रोगली में जो गलत होते हैं ना स्टूडेंट के प्रॉब्लम, मैंने सारे करा डाले अब आपको। अब आप ये मत कहना कि नहीं हमारा ये रह गया वो रह गया, मैंने सब कुछ A to Z एनसीईआरटी की थ्योरी, यहां से सवाल वहां से सवाल, सारी चीजें परफेक्ट हो गई। मन लगा के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। और जो प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं टेस्ट के क्यों नहीं टिक करा रहा है, क्योंकि सारे प्रॉब्लम आपको अटेम्प्ट करने हैं, इसमें से 2 से 3 प्रॉब्लम हमारे रहने चाहिए। मैं नहीं चाहता आपका गलत हो, आप दोनों प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर लो। काइनेमेटिक्स जो अगला लेक्चर रहेगा वहां मैं जरूर इंपॉर्टेंट लगवाऊंगा, तो टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन वहां आपको इंपॉर्टेंट वाले मिल जाएंगे। प्रैक्टिस शीट प्रैक्टिस करो, टेस्ट सीरीज लगाओ और मजे करो, ठीक है ना। और ये ध्यान रखना, जिनको मैंने हाईलाइट करा है या जिनको मैंने बोला है कि इंपॉर्टेंट है वापस करने चाहिए, वो जरूर रिपीट कर लेना। थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।